पिछले हफ्ते 3 ताल में हमने अपराध और अपराधियों की बात की, चार्जशीट और चार्जशीट के फाइल होने का जिक्र किया, और उसके बाद पिक्चर में आती है अदालत। अदालत में अदा भी है और लत भी है। अदा ऐसी है कि झूठ और सच की लकीर महीन की जा सकती है अगर कोई चाहे तो, और लत ऐसी है कि चक्कर में पड़े आदमी तो घनचक्कर बन जाता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग चेता गए कि कचहरी का पानी कचहरी का दाना, तुझे लग न जाए तू बचना बचाना, भले और कोई मुसीबत बुलाना, कचहरी की नौबत कभी घर न लाना। लेकिन सच ये है कि कोई न माना, कचहरी अदालत में रहा आना जाना। आना जाना और उसकी किचकिच से बनती हैं कहानियाँ, और कहानियों को देखता है कौन? तो वहाँ भी एक संजय की तैनाती की गई। तो अपराधों की महाभारत के संजय से मुलाकात के बाद अब कचहरियों के संजय जी के साथ शुरू कर रहे हैं 3 ताल के दूसरे सीजन का 5वां एपिसोड, ताऊ सरदार और संजू मेवाती के साथ। जय हो, जय जय हो, जय हो। तो ताऊ 3 ताल में आज संजय जी हैं। इनका आना लंबे समय से पेंडिंग था। अच्छी बात है कि कोर्ट की छुट्टियां अभी चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की, तो उनके पास समय है, और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबरों पे आप दशकों से नज़र रख रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत। ट्विटर स्पेस में चूंकि आप आते रहते हैं तो कुछ तो हाँ, 3 ताल हमारे ये श्रोता जानते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अब तक मैं 3 ताल श्रोता और उसकी हैसियत से था, तो आज पहली बार मैं दर्शकों से मुखातिब हूँ, तो अपने सुनने वालों से जी, तो दर्शक भी हैं, जो वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, पर दोनों हमारे सामाइन और नाजरीन दोनों हैं। तो मेरे लिए बड़ी मतलब ऐसे पेट में तितलियां उड़ने जैसी बात है। अरे कि जिसको आप आइडियल मान के जिस प्रोग्राम को सुनते हो 3 ताल को, और उस 3 ताल का हिस्सा बनना, अब तक सिर्फ मैं एक तरफा हिस्सा था, अब 2 तरफा वाला हिस्सा हूँ। अब ट्विटर स्पेस में जैसे जब आप आए, पहली बार कभी आए होंगे, फिर दूसरी तीसरी चौथी बार आए, उसमें आप मतलब वो आप वहाँ से क्या आप लगा आपको कि इस प्रोग्राम में क्या है, जिस तरह से वहाँ बात होती है, वो जर्नी अगर आप बताइए ना थोड़ा सा, कि वो संक्षेप में एकदम, कि वहाँ मिला क्या आपको? एक तो मुझे विषय बहुत ही अद्भुत और नए मिले, जिसमें हर आदमी उस विषय में उतरना चाहेगा, उस तरण ताल में तैरना चाहेगा। तो मुझे वो जो लत है ना अदालत वाली, ये लत तो वहीं से लगी, और वहीं से मेरा 3 ताल का परिचय आया, और उसके बाद 3 ताल के कई एपिसोड मैंने सुने और बेसब्री से इंतज़ार भी किया। और जहाँ तक आपने वो अदा और लत की बात की है, तो भारत ऐसा देश है जहाँ पर बीमारियाँ कम लगती हैं, पुलिस और अदालत ज़्यादा लगती है। किसी को अगर अभिशाप देना हो, शरापना हो, तो लोग कहेंगे जा तो कि पुलिस लग जाए, अदालत लग जाए, कोर्ट कचहरी हो जाए। ये तो है। लेकिन वैसे ये है कि संजय जी आए हैं तो बात महाभारत पर हो सकती थी, पर हमें रामायण से शुरू करनी है। और आदि पुरुष नाम की एक फिल्म आई, आप दोनों ने नहीं देखी है मुझे मालूम है, उसके दृश्य के कुछ हिस्से आपने देखे हैं। हाँ। लेकिन मैंने फिल्म देख ली है, सौभाग्य मुझे मिल गया, और उसके डायलॉग्स पे सबसे ज़्यादा बात हो रही। मतलब वो मुझे पता नहीं कि कितना फिल्म कमाएगी, पर उसका शायद 2% भी मनोज मुंतशिर शुक्ला को नहीं जाएगा जिन्होंने उसके डायलॉग्स लिखे, पर 98% गालियाँ आलोचनाएं उनके हिस्से में आई हैं। तो वो थोड़ा असहज हुए संजय जी आप वो डायलॉग्स के बारे में, जो आपने सुना कि तू तड़ाक की भाषा में चाहे असुर हो चाहे देवता बात कर रहे हैं, थोड़ा मुझे तो लगता है कि एक दर्शक की वजह हैसियत से हमें जो मिला वो तो मिला, मनोज मुंतशिर को क्या मिला? जिस तरह के डायलॉग हैं और उसे देखकर जो छवि हजारों वर्षों से या सैकड़ों वर्षों से, रामचरितमानस पढ़ के, रामायण तो बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन रामायण देखी है लोगों ने, तो जो छवि गढ़ रखी थी लोगों ने, वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आई। और वो इतना भदेसपन नहीं होना चाहिए जिसमें भाषा को लेके हो, दृश्यों को लेके हो, संयोजन को लेके हो। अब ये तो बहुत ढिठाई है बहुत बड़ी कि 300 तरह की राम कथाएं हैं, तो इसको 301 और समझ लो। 301 उसमें शामिल होने के लिए कुछ तो आपके पास योग्यता होनी चाहिए, ग्रेविटी होनी चाहिए, एक आकर्षण होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आपने सारे नॉर्थ पोल को और नॉर्थ पोल से ही मिला दिया है, तो उसमें तो विकर्षण ही होगा, उसमें आकर्षण कैसे होगा? मुझे कई दृश्यों पे भी आपत्ति है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे कचोटती है वो ये कि राम की मौजूदगी में रावण सीता का हरण करके ले जाता है। आप क्या बताना चाहते हो कि जिसको आप युग पुरुष मानते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हो, धीरोदात्त नायक मानते हो, वो कहीं कुछ नहीं है। उसके सामने रावण उसकी पत्नी का हरण करके ले गया और वो कुछ नहीं कर पाए। हाउ इट्स पॉसिबल?
ये तो पॉसिबल कैसे हो सकता है? मतलब जो आम संस्कृति और धर्म और आध्यात्म और देश के इतिहास को अगर कोई भी समझने वाला, उस पर विचार करने वाला होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा असहज सा है मानना। हाँ, उसमें डायलॉग ऐसा आप है 5 बदल भी देंगे तो उससे क्या होगा? वो खुद ही कह रहे हैं मनोज मुंतशिर, इतने 1000 डायलॉग हैं, उसमें से 5 बदल देंगे, क्या हो गया? बदल दिए हैं वैसे हाँ, उन्होंने, बदल दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि अगर आपने नींव टेढ़ी की है तो आसमान तक इमारत बनाएंगे तो टेढ़ी ही जाएगी। एक चीज और था उसमें, राम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो राम करुणा के सागर भी कहे गए। वो शबरी का दृश्य है उसमें, लेकिन वो सीन्स जहाँ पर राम की करुणा उभरती है जो हमने पढ़े हैं या देखे हैं रामानंद सागर की, जैसे जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है, या सीता के अपहरण के बाद का विलाप जो है वो उन पे कहीं नहीं है। जब आप जो कह रहे हैं कि वो सामने तो नहीं है, लेकिन इस तरह से कि रावण जब अपहरण करके ले जा रहा है अपना, वहाँ पे पुष्पक विमान नहीं है, चमगादड़ नुमा एक वाहन है जिस पर वो ले जा रहा है, तो राम और लक्ष्मण उसका पीछा कर रहे हैं और वो फिजिकली देख पा रहे हैं कि ये उड़ता हुआ जा रहा है, मुझे इसको रोकना है, ये दृश्य है उसमें। लेकिन उस समय भी कोई करुणा नहीं, मतलब वो करुणा के दृश्यों को रखा नहीं है, ज़्यादा आक्रामक दृश्यों को जगह दी है, जहाँ पर वो एक पेप टॉक दे रहे हैं जब समुद्र नहीं मान रहा है बात को और पुल पार करके उधर जाना है, तो वो है अपनी सेना से जब बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा एग्रेसिव राम इसमें है, करुणा वाले राम नहीं है इसमें, कम दिखे मुझे। देखो क्या है कि अपन अभी उस फेज में चल रहे हैं जिस फेज का फायदा ये उठाना चाहते थे। इनको ये लगा कि देश अभी उस फेज में है, तो देश एंग्री हनुमान की छवि को स्वीकार कर चुका है और उसे अपने कार के पीछे लगा रहा है, तो एंग्री राम क्यों नहीं। दिक्कत यह है कि राम की पूरी कहानी चाहे 300 तरह से कही गई हो, उसका मूल शब्द मर्यादा है। तो वो सिर्फ हर चीज़ पे लागू होता है। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नाम जो दिया गया है, पर उस कहानी में हर व्यक्ति की एक मर्यादा है। उस कहानी से डील करने के लिए भी जो व्यक्ति हों उनकी भी मर्यादा कुछ होनी चाहिए। फिल्म बनाने की मर्यादा, आप राम पे कहानी फिल्म बना रहे हो ना। अब क्या है, मैं कभी भी इस फिल्म को देखने इसलिए तो नहीं जाऊंगा ना कि देखें क्या कहानी है। हाँ, वो तो पता ही है, कहानी में क्या होता है, एंडिंग कैसी होती है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, किस विषय पे ये लोग लड़ जाते हैं। मैं जब कंपनी देखने गया जिसमें तू तड़ाक वाली थी, तो मुझे पता था ना कि मैं जा रहा हूँ, अंडरवर्ल्ड की कहानी है, बट उसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं है। और अगर 4 लोग बताते हैं तो हम कहते हैं यार मत सुनाओ, मुझे पिक्चर देखनी है अभी, स्पॉइलर मत देना। इस कहानी में तो वो तो है नहीं, कोई सरप्राइज नहीं है, तो फिर क्या है, क्यों देखने लोग जाएंगे? वो देखने जाएंगे कि आपने वो कहानी कैसे कही। हम हर साल दशहरा में देखने जाते हैं रामलीला। हमको पता है रामलीला में क्या होता है, हमको ये भी पता है कि बहुत घटिया स्तर का ज़्यादातर होता है, पर हम यही देखने जाते हैं कि इन्होंने कैसा किया, इस साल क्या कर रहे हैं। लेकिन रामलीला में भी तो कभी कभी बहुत देशज डायलॉग्स होते हैं ना। ऐसा जो डायलॉग इन्होंने बताए वो भी ओरिजिनल नहीं है, वो कभी किसी पंडित ने किसी इंडिया टीवी के शो में बोला है, कहीं कुमार विश्वास ने बोला है। सवाल ये है कि मनोज मुंतशिर कहते हैं कि अरे तो कुमार विश्वास ने भी तो ऐसा बोला था। यार वो कुमार विश्वास ने बोला था, हनुमान के मुंह से निकलता हुआ नहीं देखा है हमने। बिल्कुल सही। तो ऐसी कहानियां, चुटकुले, और रामायण पे बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट लोगों ने किए हैं, पर लोगों ने किए हैं। जब मैं वहाँ एक स्क्रीन पे देखता हूँ कि राम की भाषा में इतना अग्रेशन है, तो फिर हम भगवान क्यों बोलते हैं किसी को, है ना? ईश्वर का दर्जा नहीं, मतलब भगवान तो बोलते हैं ना, देवता हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो देव तत्व माना जाता है हमारी संस्कृति में, हम सब के अंदर थोड़े थोड़े बसते हैं भगवान, उनमें से कुछ के बहुत प्रकट हो जाते हैं और उनको अवतार मान लिया जाता है। भाई साहब, उनको आपने मूंछ लगाई, ठीक है कुछ ऐसे चित्रण हैं, हाँ, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मूंछ नहीं देखी। प्रभास को आपने करने दे दिया। प्रभास ने पिछला रोल किस लिए जाना जाता है? प्रभास बाहुबली। राम का नाम सुनकर कभी आपको बाहुबली का इमेजिनेशन आता है? हनुमान बाहुबली थे। राम के बारे में कभी भी शारीरिक शक्ति की बात ही नहीं आती भाई। ऐसे कोई महान, उनको कोई, यार वो आदमी जिसके पास ब्रह्मास्त्र और समुद्र को सुखा देने की
धमकी दे सकता हो, वो नीचे दौड़ रहा है, ऊपर में पक्षी पे एक आदमी चल रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही तो आपको एक लेवल पे जाके सोचना चाहिए आपने जो चरित्र। इसमें मुझे भी लगता है कि 300 तरह से 300 लोगों ने अपने अपने हिसाब से एक आदर्श चरित्र गढ़ा। सबकी कहानियां अलग अलग हैं, सबकी अपनी सोच है। तुलसीदास जी ने राम को ब्रह्म के रूप में माना, वाल्मीकि जी ने उसको बिल्कुल जैसा देखा वैसा यथा रूप रखा, निराला जी ने राम की शक्ति पूजा में अलग रूप से, वहां राम डर जाते हैं, अब युद्ध का क्या होगा, वैदेही कैसे वापस आएगी, एक कमल का फूल घट गया है, वो एकदम भयभीत हो जाते हैं, अब क्या होगा। तो उस समय उनको याद आता है कि माता कहती थी मुझको राजीव नयन, और उन्होंने जब अपने तीर से, बाण से जब अपना आंख निकालने की कोशिश की और अपनी आंख निकाल कर अर्पित, तो देवी प्रकट हो जाती है। सबने अपने अपने तरह से चरित्र गढ़े, लेकिन मर्यादा के अंदर, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र गढ़ रहे हैं। सबने अपने अपने हिसाब से गढ़ा है, लोगों ने अपने अपने हिसाब से पढ़ा है जी। लेकिन यहाँ आपने जिस तरह से चरित्र गढ़े भी फूहड़ता से और उनके मुंह से जो डायलॉग कहवाए हैं वो भी कुछ वैसे ही हैं, तो जनता की नाराजगी उसी पर है। संजय जी, आपको एक अरसे से आप टीवी न्यूज़ मीडिया में काम कर रहे हैं, और उस टीवी न्यूज़ मीडिया की भाषा के बारे में भी आलोचना का एक बिंदु ये है कि अनुप्रास का मारा हुआ है, अनुप्रास से अत्यधिक मोह रखने वाला है। इसमें एक डायलॉग है कि ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो तू यहाँ टहलने चला आया। इस अब जैसे ये मैं इसकी एक एक चीज़ पे चाहता हूँ कि बात करूँ, क्योंकि ये बगीचा फूफा का भी बोल सकता था वो, लेकिन उसने बुआ चुना क्योंकि बगीचा और से बुआ ही मैच कर रहा था। आमतौर पर आप हमारे समाज में देखें, जैसा हमारा समाज रहा है, बुआओं के बगीचे वैसे होते नहीं हैं। हाँ। आमतौर पर मामाओं के बगीचे होते हैं, और होते भी हैं किसी भी जगह पर, तो वो स्त्री के नाम पर हम ऐसा समाज पैदा ही नहीं कर पाए कि कोई बगीचा स्त्री के नाम पर कर पाएँ। वो फूफा का होगा, वो दादा का होगा वगैरह। तो इस तरह का ये जो अनुप्रास का जो अत्यधिक ये है, ये मतलब ये डायलॉग भी सुना होगा आपने पहले। अगर हम बगीचों के नाम की बात करें तो आमतौर से मतलब फलों के नाम पे ही पेड़ों को जानना जाता है, उनका अपना कोई नाम नहीं होता, तो इसलिए वो आम का बगीचा, लीची का बगीचा, नारियल का बगीचा, बांस की बनी, ये सब होती है। लेकिन अनुप्रास की बात करें तो तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में अनुप्रास की हर जगह अद्भुत छटा बिखेरी है। अब रावण ने एक स्तुति लिखी महादेव की, शिव तांडव स्तोत्र, वो पढ़ के और सुन के लगता कि रावण जैसा व्यक्तित्व ही ऐसा लिख सकता है। धगत 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 जलल ललाट पट टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति। तुलसीदास जी ने लिखा एकदम सौम्य और शांत रस में, लेकिन उसमें अनुप्रास की छटा, इन्होंने अंत्यानुप्रास रखा है, और उन्होंने वो जो अनुप्रास की छटा भी, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम, तो उनका अलग रूप है। तो अनुप्रास में भी मर्यादा नहीं रखी, अनुप्रास में भी मर्यादा नहीं है। तो यहाँ ये है कि मर्यादा में भी मर्यादा नहीं हो। रावण मसाज मालिश करवा रहा है एक जगह, अजगर से लिपटा हुआ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। इंद्रजीत और मेघनाथ का व्यक्तित्व तो ऐसा बना है, सांपों से लगा हुआ, उसके पूरे शरीर में टैटू है। हाँ। तो ये पता नहीं कौन सा रैप स्टार और वो स्टार बनाया है इन्होंने। अच्छा, जीवन में पहली बार करणी सेना की धमकी किसी भी विषय पर देख करके मुझे चेहरे पे मुस्कान आई। उन्होंने धमकी दी, उन्होंने उसी फिल्म के डायलॉग के अंदाज में उसी को इम्प्रोवाइज करके लिखा कि घर में घुस के मारेंगे, शहर भी तेरा होगा, घर भी तेरा होगा, सर भी तेरा होगा, जूते करणी सेना के होंगे। क्या जैसी करनी वैसी करनी। सही। ठीक है। अच्छा, लेकिन आदि पुरुष जो है, सबसे पहले आदि पर्यायवाची है, अगर दा पर बड़ी की मात्रा लगा दें, अदरक का भी है ना। हमारे यहाँ बिहार में उसको आदि बोलते हैं, आदि नहीं बोलते। हाँ, इसलिए आदि पुरुष जो होता है वो जिंजर मैन होता है हमारे। हाँ, तो पर ये कि आप लोग अदरक फैन हैं चाय वाय में? अरे आप तो कोर्ट के बाहर ही चाय पीते होंगे, तो वहाँ पर कोर्ट में कैंटीन भी है, तो वहाँ पर भी अधिकतर हम लोग चाय कॉफ़ी वहीं पीते हैं, और बाहर ठिया भी है, जिस ठिये पे जाते हैं सारे रिपोर्टर एक साथ। और वहाँ अदरक के बारे में एक ऐसी चीज़ है कि अदरक मतलब वो एक मात्र मसाला है कि आप घर में कूटते हैं उसको, पड़ोसी को भी पता लगता है उसकी आवाज़। मतलब मैं जब जूम कॉल, इसके पहले जब कोविड का समय चल रहा था और हम लोग घर से रिकॉर्ड कर रहे थे,
तो किसी मीटिंग में हूँ और पीछे अगर कोई मेरे अदरक कूट रहा है तो सबको पता चल जाता था कि चाय बन रही है क्या। हाँ। वो एक अलग उसका एक वो है। मैं आज जिन जिन विषयों पे बात करना चाहता हूँ वो बताता हूँ, क्योंकि संजय जी आए हैं और संजय जी रोज़ नहीं आते हैं, तो इसलिए अपन सारे गामा पा ध नी सा संगीत से ही बातचीत शुरू करेंगे। और चूंकि आप मेवात घराने से हैं, मेवाती घराने से हैं, तो अलग अलग ध्वनियों को, अलग अलग रागों को, अलग अलग स्वरों को अलग अलग घराने कैसे बरतते हैं, ये आज थोड़ा हम समझना चाहते हैं। अच्छा लगेगा कि अगर आप थोड़ा सा उदाहरण के साथ उसको बताएंगे, और उसमें जो फिल्मों ने प्रयोग किए हैं वो कितने फिट और कितने मिसफिट हैं। दो तरह के संगीतों को साथ लाना, या जिसे फ्यूजन कहते हैं, उसे क्लासिकल वाले किस नज़र से देखते हैं, इन सब चीज़ों पे आज मैं बात आपसे करनी है। थोड़ा बहुत गंवाना भी है बीच में। और बिजार खबर में तलाक के एक अभ्यर्थी दशरथ बाबू की कहानी, जो आपके इलाके से निकलती है। अदालत में वो अपने ही जाल में फंस गए, क्योंकि उन्हें जो मुआवजे की रकम देनी थी वो सिक्कों में लेकर के आए, लेकिन जज साहब उनसे भी शाणे थे। और अदालत की कहानियों पे बात करेंगे, ख़ासतौर से जब से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई है उसके बाद जो मज़ाहिया किस्से निकले हैं, इस पर बात होगी। प्रिय तीन तालियों की चिट्ठियाँ भी हैं आखिर में, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं ताऊ सरदार और संजय शर्मा जी के साथ। अपन ऑडियो के फील्ड में संजय जी काम करते हैं, और जो गाना सुनने की जो पहली तमीज़ हमारे भीतर आई ना, तो बहुत हमसे पहले वाली पीढ़ी के लिए शायद रेडियो के लिए आई हो, पर हमारे भीतर वो सीडीज़ के ज़रिए आई। हम सीडीज़ लेके आते थे गानों की। दूसरा उसका हिस्सा आया जब इंटरनेट आ गया, तो हम MP3 फाइल्स डाउनलोड करके रखने लगे। पहला संगीत कब सुना ये तो बड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन संगीत की तमीज़ और उसके लिए एफर्ट लगाकर करने का प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ। आप दोनों से मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए वो कहाँ था कि अब लगा कि हाँ हम संगीत के दीवाने हैं, यहाँ से वो शुरू हुआ। वो माध्यम क्या था? वो रेडियो था या वो टीवी था या फिल्मों के बीच में आने वाले गीत थे? ताऊ आपसे शुरू। रेडियो, गांव में रेडियो, फिर डिस्कवरी कैसेट की, फिर एक कैसेट प्लेयर के जुगाड़ की, है ना, और फिर डेक की। एक बहुत ही सस्ता सा डेक आता था, संतोष नाम की कंपनी कलकत्ता की थी, वो बनाती थी। उसमें वुड फिनिश होता था, वो पहला डेक था। और डिस्कवरी स्टीरियो की, कि एक स्पीकर से एक आवाज़ और दूसरे से दूसरी आवाज़, है ना। तो स्पीकर नहीं खरीद पाए तो पहले घड़े के ऊपर एक स्पीकर रख के उस बहुत ही साउंड को एक्चुअली डिस्टॉर्ट करता था। हम सोचते थे कि बहुत बेस पड़ रहा है। घड़े के अंदर या ऊपर? घड़े के ऊपर, घड़े के मुंह पे उल्टा करके स्पीकर रखते, है ना। नीचे से बिल्कुल जो बिजली वाले तार होते हैं ना, ये भी समझ नहीं थी कि ऑडियो को ट्रांसफर करने के लिए आइडियल तार कौन सी होती है। तो जो बल्ब वाली तार थी, वही तार लगा के उसको पीछे लगा के ऐसे डिस्कवर किया। फिल्मी गाने ही मूल थे। फिर किसी बड़े भाई ने जगजीत सिंह की गज़ल से परिचय करवाया, तो शुरू में बहुत ही बोरिंग, और फिल्मी गाने वाली मस्ती कहाँ थी उसमें। तो बहुत स्लो था वो। लेकिन फिर और बड़े हुए तो फिर उसकी मीनिंग डिस्कवर करना शुरू की। फिर कव्वाली डिस्कवर की, फिर भजन डिस्कवर किया, और फिर जाकर शास्त्रीय संगीत के बारे में हल्का हल्का। बहुत उबाऊ लगता था, जो लोग सुनते थे वो भी उबाऊ लगते थे। और हमारे यहाँ तो एक कहावत थी कि अगर किसी को थोड़ा कुछ छूट दे दो ना, तो फिर अपने मर्जी का जब करने लगे तो हम उसको बोलते थे कि छूट दिया तो शास्त्रीय संगीत। ये कि रेडियो को आपने किसी स्टेशन पे लगा के छोड़ दिया, आकाशवाणी में फिल्मी गाने चल रहे थे, आपका थोड़ा ध्यान बटा, सडनली वहाँ पे सुगम संगीत, उसके बाद शास्त्रीय संगीत शुरू हो गया, तो आप दुखी हो जाते थे कि यार मतलब ये क्या है। फिर उसकी वैल्यू पता चलने लगी कि नहीं, संगीत ऐसा होता है। अभी भी शास्त्रीय संगीत सुनना बहुत एंजॉय करता हूँ, समझना बहुत मुश्किल है। संजय जी समझते हैं, और आपका ट्विटर हैंडल संजू मेवाती भी इसलिए क्योंकि आप मेवाती घराने से हैं। आपके लिए संगीत आपके जीवन में तो बहुत पहले दाखिल हुआ होगा। मुझे जहाँ तक याद आता है, मेरी माँ, दादी और ताई ये भजन गाती थी। तो वहाँ से मैंने पिक करना शुरू किया। तो मैं जब तीसरी चौथी में पढ़ता था तो उस समय मैं उनके साथ ही गाता था। तो घर में कोई भी मेहमान आते थे तो कहते थे कि ये भजन गाता है, बहुत बढ़िया, इससे सुनो। तो वहाँ से ये बीमारी लगी। फिर ट्रांजिस्टर था,
तो उस समय मुझे शास्त्रीय संगीत बिल्कुल समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे वो अच्छा लगता था। तो संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम और ये सब, चूँकि छोटे कस्बों में जल्दी रात हो जाती है, तो मैं उसको सुनता था, सुनते सुनते ही सो जाता था। सुबह तक वो रेडियो चलता ही रहता था, ट्रांजिस्टर। या रात को अगर नींद खुली, वो रेडियो स्टेशन बंद हो जाते थे, घर फुर्र की आवाज़ आती थी, फिर वो बंद करके सो जाते थे। फिर मैं बुआ के यहाँ गया रहने, तो वहाँ उनकी बच्चियों को, मेरी बहनों को, कजिन्स को सिखाने के लिए गुरुजी आते थे। तो ये हुआ कि भाई यहाँ ये भी सीखा जाए। तो मैंने उनको बताया कि मुझे अच्छी तो लगती हैं चीज़ें, लेकिन वो जो गाते हैं ना, मेरी समझ में नहीं आता। तो उन्होंने फिर मुझे ये तरीका बताया कि अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि ये विलंबित होता है, ये द्रुत होता है, ऐसे गाते हैं, वैसे गाते हैं। फिर धीरे धीरे पटरी पे बैठना चीज़ें शुरू हुई। फिर धीरे धीरे मुझे बोल भी समझ में आने लग गए कि ऐसा। शास्त्रीय संगीत के कई घरानों में ऐसा होता है कि बंदिश के बोल जानबूझ के या अनजाने में वो ऐसा गाते हैं कि सामने वाले को समझ में ना आए। तो कई पुराने गायकों की चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। वो एक तो विलंबित में गा रहे हैं, धीरे धीरे गा रहे हैं, बोल नहीं समझ में आते। लेकिन मेवाती घराने में ये खासियत है कि एक तो शुद्ध मुद्रा और शुद्ध वाणी। तो कहते हैं शुद्ध मुद्रा शुद्ध वाणी या को करूँ निर्वाह। तो वो होना ज़रूरी है। गाते समय आपकी मुख मुद्रा बिगड़नी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि कंस्टिपेशन है या पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, वो कुछ केसेस में अच्छा। हाँ। और दूसरा कि गाओ आप ऐसा कि फुटनोट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े और लोगों को सहज समझ में आए कि जैसे कोई छुरी हल्के गर्म करके और मक्खन की ईंट में व्यवस्थ कर दी गई और अपने आप वो धंसती चली जा रही है, वैसा होना चाहिए। तो लेकिन एक चीज़ है कि एक टीनेज में जब आप रहेंगे, उस उम्र में सहज आकर्षण होना स्वाभाविक है फिल्मी संगीत गीतों के लिए। तो उससे बचे रहने की ट्रेनिंग दी जाती थी कि सुधर ना जाए, या दोनों साथ में चलता था? दोनों साथ में ही चलता था। हमारे गुरुजी भी जो बचपन में सिखाने आते थे, पंडित नथुनी मिझार जी, तो उन्होंने भी वो भी कई बार चीज़ें बताते थे। और जब गुरुजी के पास मैं सीखने गया, पंडित जसराज जी के पास, वो भी ये कहते थे कि फिल्मी हो, वेस्टर्न हो, इंडियन क्लासिकल हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुरों से लगाव और प्रेम होना चाहिए। अगर 7 सुर में से कुछ समझ में आ रहा है तो फिर चाहे कुछ भी सीखो, कुछ भी गाओ, कुछ भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुर से लगाव ज़रूरी है। कई लोग उनके पास आते थे, पंडित जी हम चाहते हैं हमारा बेटा या हमारी बेटी वो क्लासिकल म्यूज़िक सीखे, वो तो वेस्टर्न सुनते हैं सारे दिन, कैसे होगा? हमारे को टेंशन होती है। गुरुजी कहते हैं टेंशन की बात नहीं है, सुर समझ में आ रहा है ना, वही 7 सुर पूरी दुनिया के संगीत में। बस ठीक है, आज उसको वेस्टर्न समझ में आ रहा है, कल को ये भी समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा तो क्या, सुर समझ में आना बहुत बड़ी बात। एक ना कवि हैं, पहले टीवी में ही न्यूज़ प्रोड्यूसर थे, उन्होंने ये लिखा है आपके लिए, आलोक श्रीवास्तव उनका नाम है। हमारी टीवी पत्रकारिता में एक से एक धुरंधर फनकार भी हैं। वे जिस रोज़ नौकरी से किनारा कर देंगे, ज़माना उनका जलवा देखेगा। हमारे संजू भाई उन्हीं में से एक हैं, पक्के शास्त्रीय संगीत वाले। उनके असली जलवे का इंतज़ार। निकट भविष्य में कोई जलवे की तैयारी है? नहीं, फिलहाल तो अभी नहीं है। ये इनके मोहब्बत का जलवा है। और आलोक भाई के साथ काम करते हुए आज तक मैं सीनियर प्रोड्यूसर रहे वो, तो कई उनकी गज़लें, मेकिंग ऑफ दैट और दिस गज़ल, तो वो 4 मिसरे बने हैं, 4 शेर बने हैं। तो वो सुनने का सौभाग्य मुझे मिला था। और वहाँ दबी दबी दबे दबे गले से वो बताते थे। मैं कहता खुल के गाओ। वो बोले नहीं यार, सारे लोग सुन रहे हैं, अभी इतने ही बने, अभी और पूरे होते हैं तो आपसे बात कर। आपके पुराने सहयोगियों में से कुछ से बात कर रहा था, तो उनमें से एक ने बताया कि वो एक ज़माना था कि जब आप ऑफिस कैब, सुबह या जो भी शिफ्ट होगी, ऑफिस कैब आपको लेने जाती थी, उस कैब में ये सज्जन पहले से बैठे होते थे। बोले आपके घर के नीचे जाते थे, तो आप उस वक्त सुबह, जब अभी हमारे यहाँ सुबह कोई लेने जाए तो कई बार तैयार नहीं हो पाते हैं कि रुक जाओ यार 5 मिनट और, बस पहन लिया है, बाल ठीक कर रहा हूँ। आप उस वक्त तैयार होकर के पहले से रियाज कर रहे होते थे। हाँ, और नीचे तक आवाज़ आती थी कैब। उस समय क्या था कि अखबार छोड़ा ही था, तो रियाज करने का बहुत टाइम भी था। और आज तक ज्वाइन किया था तो मैं डेस्क पे ज्वाइन किया था, तो उस समय इतना टेंशन और वो नहीं था, टाइम अच्छा मिलता था। गुरुजी ने मुझे सिखाना इसी शर्त पे मंजूर किया था कि उन्होंने कहा तुम तो रिपोर्टर हो, क्राइम रिपोर्टर हो, रियाज के लिए टाइम कहाँ से निकलेगा, तो क्यों इस घंटे में पढ़ते हो, छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं तो रात को अगर 2 बजे भी आके सोता हूँ तो मैं सुबह रियाज के लिए 1-1.5 घंटा में रियाज करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या रियाज करते हो, सुनाओ।
फिर मैंने वो सुनाई, जो मेवाती घराने के ही कैसेट सुनता था मैं उस समय वॉकमैन में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें बहुत सुधार करना पड़ेगा। मैंने कहा इसीलिए तो मैं शरणागत हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। कितना समय पंडित जसराज जी के साथ सीखा आपने? 1998 से और 2020 तक। और 2020 का जब तक जीवन रहेगा मेरा तब तक सीखना ही है जी। तो गुरुजी ये कहते थे कि आज का ज़माना, तुम लोगों का ज़माना बहुत बढ़िया है, गुरु को अपनी पॉकेट में लेके चलते हैं लोग, वॉकमैन में सीखते हैं। तो उसमें आसान है कि एक ही तान अगर मेरे से दोबारा कोई पूछे तो मुझे याद नहीं रहेगा कि कल इसको क्या सिखाया था, कौन सी वाली। लेकिन आप एक सेम चीज़ अगर आप बार बार सुनते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाती है और वो पक्का हो जाता है। तो फिर उन्होंने यही कहा कि रियाज का तुम्हारे डेडिकेशन को देखते हुए मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। तो फिर वो डेडिकेशन चल रहा है। अब तो थोड़ा सा मंदा भी हो गया है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता, लेकिन फिर भी है कि अभी वीकेंड्स में या जब टाइम मिलता है तब मैं बैठता हूँ। तो आपका अगर मतलब क्लासिकल पे या ज़्यादा बात हो रही है, जैसे गो टू कोई क्लासिकल पर आधारित कोई भी गाना है क्या? जैसे मैं इस बीच मेरा ऑल टाइम फेवरेट भजन जो है, जो भजे हरि को सदा, पंडित भीमसेन जोशी का, वो मेरा एक गो टू। सुबह मैं उठ के वो चला देता हूँ, कई बार ब्रश वश करते हुए, बढ़िया लगता है मुझे। या अभी रिसेंटली कला फिल्म में गाना है कि जो भी मैं सुना भी रहा था आपको, अरे देखो खुद ही भूल गया, फेरो ना नज़र से नज़रिया, तो वो भी क्लासिकल पर आधारित है। आपका ऐसा कोई गो टू क्लासिकल पर आधारित, ज़रूरी नहीं कि बंदिश हो, पर कोई फिल्मी गीत ही हो पर उस पर आधारित हो? नहीं, मैं तो अब जाकर समझाऊं कि ज़्यादातर गाने, फिल्मी गाने भी हाँ आधारित होते हैं, ठीक है। और जो फिल्मी गाने जितने मैं सुनता हूँ ना, अब मैं समझ पाता हूँ कि ये राग यमन पे जो आधारित है वो बहुत पॉपुलर है। हाँ। लोगों को भले पता नहीं हो पर वो बहुत पॉपुलर है, और ज़्यादातर गाने जो मैं सुनता हूँ वो उसी राग पे आधारित होते हैं। तो शायद कोई कनेक्शन होगा मेरा, पर जब मैं सुनता हूँ अब धीरे धीरे समझने लगा हूँ कि ये सब जो है एक ही कैटेगरी के लगते हैं। सावधान, ये यमन है। चंचल चितवन, ये भी उसी पे है। और वो जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। हाँ, ये भी यमन है। अरे वाह। तो ये एक चीज़ है कि जैसे तमाम घराने हैं, और ये सवाल थोड़ा सा, इसका जवाब बहुत लंबा हो सकता है, पर मैं चाहता हूँ कि जैसे पंडित छन्नूलाल मिश्र, राजन साजन मिश्र है ना, बनारस में वो रहे और वो घराना है। तमाम, अभी आप किराना घराने की बात कर रहे थे, कुछ घराने जो हैं वो ठुमरी और दादरा की महारत रखते हैं। मेवाती घराना किस चीज़ की महारत रखता है? भी क्या है कि पटियाला, मतलब गायकी में भी थोड़ा सा मेवात फ़र्क तो ये है कि गाने के मतलब 7 सुरों में सारी चीज़ें हैं और सारे राग उतने ही हैं, लेकिन उसको बरतने का स्टाइल, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डिफरेंट स्टाइल ऑफ सिंगिंग और परफॉर्मिंग आर्ट। तो उसमें आप अलग अलग ढंग से, अब 7 सुरों को लेके कुछ घराने हैं जो कुछ का गाने का स्टाइल है, वो हो सकता है कि वहाँ के देश काल परिस्थिति और उनके अपने अनुभव के आधार पे हो, जो गुरुओं ने गाने का स्टाइल चलाया, या तो उनके नाम पे, या जिस शहर में वो ज़्यादा डेवलप हुए वहाँ के नाम पे घराने हुए। तो अलादिया खान साहब का घराना, मतलब जिन्होंने शुरू किया वो स्टाइल, उनके नाम पे चलता है। और अधिकतर घराने हैं वो शहर या इलाके के नाम पे। आगरा घराना, जयपुर, आगरा घराना है, जयपुर अतरौली है, या रामपुर सहसवान घराना है, इंदौर है, पटियाला है, तो बनारस है। तो कोई लय को लेकर चलते हैं जिसमें लयदारी ज़्यादा होती है। कुछ लोगों का बोल बनाव का अंदाज होता है कि जो बंदिश के बोल हैं उसको डिफरेंट, इसीलिए उसको ख्याल कहते हैं। जो मुख्य गायकी है वो ध्रुपद के बाद जो शुरू हुआ वो ख्याल है कि आपके जहन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कैसे आप उसको बरतना चाहते हैं, उसको किस ढंग से राग आपके सामने कैसा प्रकट हुआ है, आप उसको कैसे बताते हैं। जैसे तुलसीदास ने बताया निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम, और रावण को वैसा दिखाई दिया, किसी तीसरे को, शंकराचार्य को अलग दिखाई पड़े शिव जी। तो राग आपके जहन में रहता है, आप उसको कैसे बरतेंगे। अभी जैसे मैं राग नंद सुन रहा हूँ, तो मैंने 3 अलग अलग बड़े दिग्गज आर्टिस्ट्स को सुना और तीनों का अलग अलग स्टाइल है। एक ही बंदिश है, एक ही राग है और उसका अलग अलग स्टाइल है। अगर आप थोड़ा सा चेंज कर दें तो शास्त्रीय संगीत में एक मूर्छना की पद्धति है कि अगर आप जो आपके लिए सा है
और प है, प को अगर आप सा मान के चलो, प को सा मान के अगर आगे बढ़ते हैं तो राग बदल जाता है। एक ही राग है लेकिन वो आपके लिए अलग, आप उसको बरत सकते हैं अलग अलग ढंग से। तो गुरुजी ने उसको डेवलप किया, तो वो उसको पूना के लोगों ने कहा जसरंगी स्टाइल है। अच्छा। अगर पुरुष गाता है तो वो ऊंचे सुर से गाता, महिला नीचे सुर से गाती है। अगर दोनों एक साथ जुगलबंदी करें तो या तो पुरुष को नीचे उतरना पड़ेगा, उसको अपने गले को नीचे उतारना पड़ेगा, या महिला को थोड़ा ऊंचा चढ़ाना पड़ेगा अपने गले को, दोनों को तकलीफ होगी। लेकिन दोनों अपने अपने सुर पे रहते हुए, जहां से वो गाते हैं, पहले काले से, पहली सफेद से, तो उसी से गाएंगे। दो अलग अलग राग गाएंगे, एक ही बंदिश होगी और दोनों अपने अपने राग के साथ गाएंगे। दोनों के तानपुरे अलग होंगे अपने अपने सुर के, दोनों के तबले वाले अपने अपने सुर के होंगे, हारमोनियम सारंगी वाले अपने सुर के होंगे, और दोनों एक ही बंदिश गाएंगे। लेकिन एक है वो अलग राग गा रहा है, दूसरा अलग राग गा रहा है, दोनों अपने अपने को लेके साथ चलेंगे। तो स्टाइल है, जैसे इंदौर घराना है तो उसमें ताने कम मिलेंगे आपको, सरगम कम मिलेंगे, वो आलाप के साथ ही ज़्यादा और छोटी छोटी तानों के साथ वो आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे आलाप के साथ। कई हैं, जैसे बनारस घराने में आप देखेंगे तो पुकार का काम ज़्यादा है, और आलाप ऐसा है जैसे कि एक करुण रस की सृष्टि ज़्यादा होती है, श्रृंगार रस की होती है। हमारे कोई घराना है जो ठुमरी, दादरा, टप्पा इनको लेके ज़्यादा, पटियाला घराना है, उनकी खासियत है वो खुले गले की गायकी है। नुसरत फ़तेह अली खान या बड़े गुलाम अली खान साहब एकदम खुले गले के गायकी है। खुले गले से मतलब आवाज जोर से है, हाँ, या पिच ऊपर बुलंद बुलंद और बिल्कुल मुंह खोल के गाना अच्छे से। हालांकि सारे, बताइए ना कैसे। अब जैसे भीमसेन जोशी जी हैं, उनका गाना सुनिए, एकदम खुले गले के गायकी है। किराना घराना, उनके यहाँ महिलाएं भी गाती हैं, महिला कलाकार भी, तो एकदम ऐसा, जो बजे हरि को सदा वही परम पद पाएगा, या सुर की नदिया हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। तो ये बिल्कुल ऐसा है। और बाकी जैसे हमारे घराने में तो सुरों को बहुत सहलाते हुए, बहुत आराम से, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, और उसके साथ जैसे नदी में नाव तैरती है नदी की धारा के साथ, वैसे गाते हैं। तो मेरो पिया चतर सुजान बरखा रे तो में ए परदेस सिदा रे। अब इसमें है क्या कि मेवाती घराने में ये है कि गाने को और सुंदर बनाने के लिए कि सुनने में कर्णप्रिय लगे, तो कर्ण का प्रयोग बहुत होता है। या फिर मीड भी हो जाए, उसमें घसीट भी हो जाए, तो वो सारा उसको सुंदर बनाने का। और इंदौर बाकी घराने में आप देखें, इंदौर घराना है या फिर रामपुर, जयपुर अतरौली घराना है, तो इसमें सरगम कम मिलती हैं। तो ये सब कम रहता है, वो चीज़ों को एक साथ ही मतलब आलाप के साथ ही ज़्यादा करते हैं। अब जैसे राग नंदकाई ले लें तो उसमें मैंने सुना कि एक ही घराने के 3 आर्टिस्ट हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन मंसूर साहब हैं या किशोरी ताई अमोनकर हैं। उन्होंने नंद गाया, अपने अपने हिसाब से गाया उन्होंने। कोई सम कैसे दिखा रहे हैं, कोई सम पे कैसे पहुंच रहे हैं, और एक ही बंदिश है, एक ही घराना है, एक ही स्टाइल है, लेकिन आपके जहन में जो राग का स्वरूप है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर हम उसको देखें तो उसकी बंदिश है हारे बारे सैया जी, तो वो गाते ऐसे ही हैं,
बारसैया बारसैया। तो इसी को आगे कैसे बोल बनाने हैं, तो उसी हिसाब से वो आगे बनता जाता है। जैसे एक बार मुझे एक छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाए के गाना जो है अमीर खुसरो का, बहुत लोगों ने गाया, पर अगर आप ये मिसाल दे सकें कि मेवाती घराने के लोग इसको गाएंगे और सुन करके समझ में आ जाएगा हाँ ये तो मेवाती का लग रहा है जिस तरह से इसको निभा रहा है। आमतौर से कव्वालियां गाते नहीं है। अच्छा, ओके। शास्त्रीय संगीत में कव्वालियां नहीं, हालांकि ये घराना कव्वाल बच्चा घराना, लेकिन वो भी क्लासिकल ही गाते हैं। और कव्वाल बच्चा घराने से ही आगे बढ़ते हुए जयपुर घराना और उसके बाद फिर मेवाती घराना बना, क्योंकि मेवात के इलाके में ज़्यादा वहाँ के गगे नज़ीर खान साहब मेवात के रहने वाले थे। हालांकि उनका बहुत सारा समय जोधपुर में बीता, लेकिन घराने का नाम मेवाती घराना ही पड़ा। और घराने की एक ही होती कम से कम 4 पीढ़ियाँ उस स्टाइल की सिंगिंग को आगे बढ़ाएं, तब जाके वो घराने के रूप में स्थापित होता है। और अलग अलग स्टाइल है, तो कोई जबड़े के तानों का प्रयोग, जैसे आप पटियाला घराने में सुने तो वहाँ पर मतलब बहुत कठिन कठिन ताने उसमें लगाते हैं। जबड़े की तान क्या होती है? जबड़े के तान में जबड़े का प्रयोग ज़्यादा होता है और बहुत फास्ट चलती हैं। अच्छा। लंबी लंबी ताने, जैसे बड़े गुलाम अली खान साहब को सुने। अच्छा। तो उसमें और कई तरह की ताने होती हैं, जिसमें बोल तान भी है या फिर सपाट तान है। तो ये अलग अलग स्टाइल है। और अधिकतर घराने, कुछ लोगों ने अपना गाने का स्टाइल अलग किया हुआ है, बाकी का अलग है। लेकिन इसके बावजूद कुमार गंधर्व साहब हैं, वो घराना परंपरा से बिल्कुल अलग उनका अपना स्टाइल है। और इसलिए भी अलग है कि वो ट्यूबरक्लोसिस से उनका एक फेफड़ा लंग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। तो एक लंग से गाने वाले वो अकेले ऐसे कलाकार हैं, और इसलिए उनकी तानें छोटी छोटी होती हैं और बहुत ही छोटी छोटी तानों के साथ उनकी बंदिश आगे बढ़ती है। आप बता रहे थे जैसे कि कबूतर उड़ाया और तुरंत वापस बुला लिया। हाँ। ये इतनी सुंदर। आपने बीच में बोला वो पुकार और आलाप। आलाप तो थोड़ा समझ में आता है कि वो आ से जो शुरू करते हैं उसको बोलते हैं ना। हाँ। पुकार क्या है? आलाप है कि या तो जैसे शुरुआत करते हैं, और इसमें संगीत में एक बड़ी खासियत ये भी है कि हिंदू या मुसलमान कलाकार बहुत सारे, अगर घराने में स्टाइल है तो आप वैसे ही गाएंगे। शुरुआत ओम श्री अनंत हरि नारायण, तो धार्मिक उससे अलग हटके वो वहीं से, बड़े गुलाम अली खान साहब भी वैसे ही, और फैयाज़ खान साहब भी वैसे ही, आमिर खान साहब भी वैसे ही, ओम श्री अनंत हरि नारायण। तो वो अपना अपना स्टाइल जो पिक करते हैं। कई लोग नोम तोम से आलाप करते हैं। तो जो पुकार है ना, उसमें एक करुण रस की सृष्टि होती है। एक मीड के साथ उसको आप आते हैं, तो उसमें एक मतलब हुक सी उठती है आपके अंदर। तो आमतौर से जो विरह की चीज़ें हैं या कजरी चैती दादरा हैं, उसमें इन सारी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो स्वरूप है ना, राग का स्वरूप भी ना बिगड़े और उसके साथ एक चमत्कार भी पैदा हो। वाह। एक चीज़ ये है कि अभी आपने इन्होंने संजय जी ने बताया भी कि चाहे हिंदू कलाकार हो या मुस्लिम कलाकार हो, अगर उनके घराने की परंपरा में है तो ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में ताऊ बात की थी कि आम हराम है या नहीं, इस पर रिसर्च हुई थी और लंबी रिसर्च के बाद पाया गया नहीं, सेफ है, खा सकते हैं। संगीत को लेकर के तो कुछ, जैसे मैं आऊँगा संजय जी के पास भी इस पे कि संगीत जीवन में क्या इजाफा करता है और कैसे इंसान को बदलता है, कितना फोकस बना सकता है, पर संगीत को लेकर के भी कुछ रूढ़िवादियों ने इसको कहा कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बिकॉज ऑफ, चूँकि हमारे यहाँ कोई रिलीजन टाइप की चीज़ नहीं है, हम लोग अब उसको सनातन धर्म या हिंदू धर्म या इस तरह का नाम देते हैं, पर यहाँ रिलीजन जैसा कुछ नहीं हुआ, तो रिलीजियस रेगुलेशन भी नहीं हो पाई, क्योंकि मल्टीपल संस्कृतियों के मिलन से सिंक्रेटिक एक कल्चर सा बना हमारा।
पर जैसे ये अब जो बहुत कट्टर मुसलमान होते हैं, मैं कह रहा हूँ अरब के मान लीजिए। हाँ, नहीं अरब से नहीं, अरब में तो बहुत अच्छा संगीत है। अफगानिस्तान में तालिबान कितना भी कर ले पर रबाब तो बजता ही है, चुप के बजे, है ना। तो पर कुछ कट्टर जो सलाफी या वहाबी मान्यता के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि संगीत जो है वो नहीं होना चाहिए, नात तक ठीक है कि आप पर इंस्ट्रूमेंट नहीं। तो देखिएगा कि बहुत सारे अजान है, वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है सुनने में ना, पर वो उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। तो उनका कहना है वहाँ तक ठीक है, क्योंकि संगीत आपको संगीत एक व्यसन सा बना दिया है कि वो आपको अल्लाह की राह से भटकाता है, क्योंकि फिर वो इस दुनिया की चीज़ है और इस दुनिया के नाच गाने में अगर आप मस्त हो जाएंगे तो फिर आप खुदा का ख्याल कब करेंगे। इसीलिए उन्होंने बना दिया है। क्रिश्चियनिटी में भी संगीत अब तो मतलब वहाँ पे चूंकि एक रेनेसां हो गया और लोग तरह तरह से सोचने लगे, लेकिन गॉस्पेल म्यूजिक जो है वो उनके चर्च का हिस्सा रहा है। कैथलिक्स में जो है वो चर्च में भी गाते हैं ना, और चर्च में अभी भी पियानो तो होता ही है ना, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कुछ। तो पर कव्वाली कहाँ गाई जाती है ना, दरगाहों में और ज्यादा। हाँ, जो सूफी है वो तो इस्लाम ये कहता है कि एक तरह से कव्वाली जो है वो इस्लामिक डिवोशनल म्यूजिक से शुरू हुई है ना। और टर्की में हो या ईरान में हो या इराक में हो या सऊदी अरेबिया में हो, म्यूजिक की लैंग्वेज हर जगह एक जैसी है, लोग गाते हैं। कुछ दकियानूसी लोग नहीं है, हार्डकोर टाइप के हैं, मास ने उसको कर लिया है एक्सेप्ट, संगीत सबने एक्सेप्ट कर लिया है। इस्लाम की व्याख्या जिन लोगों ने की, उन्होंने व्याख्या करने वालों ने ज़्यादा अड़ंगे डाले। उनका ये कहना था कि भाई जो चीज़ आपको अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, जो आपको मदहोश कर दे, जो आपको याद ही ना रहे, ना किसी चीज़ का डर रहे, आप बिल्कुल मदहोश हो गए, तो वो चीज़ हराम है। तो उन्होंने म्यूज़िक को भी इसी में डाला। औरंगज़ेब जैसे उन्होंने कहा कि इस म्यूज़िक को इतने नीचे दफना दो कि इसकी आवाज़ भी ऊपर तक ना आ सके कभी, लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि जो चीज़ कुदरत ने बनाई है, आप उसको कहाँ आपकी क्षमता और औकात है कि आप उसको नीचे दफना सकें। वो जहाँ नदियों का संगीत है, हवा का संगीत है, पत्ते जब हवा चलती है पत्ते सरसराते हैं, उसका अपना संगीत है, तो कहाँ तक आप उसको दफनाएंगे, कैसे करेंगे। जगजीत सिंह अपनी गज़ल के बीच में, आप अजान के उसकी बात कर रहे थे, अपनी गज़ल के बीच में आपको याद हो, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलेंगे, या वो आलाप है या क्या है, गज़ल के बीच में उन्होंने एक जगह अजान के नोट्स का यूज़ किया है, और वो बोलते भी हैं, देखिएगा आप अजान के नोट्स में यूज़ कर रहा हूँ। सिंगापुर में उन्होंने लाइव शो किया था, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसमें है। तो थोड़ा पंडित जसराज जी के बारे में बताइए, उनके साथ जो तजुर्बा हुआ। जैसे कभी इंस्ट्रूमेंट और उसकी बात भी हो रही थी, तो पहले पंडित जी, गुरुजी जिनको आप कहते हैं, वो तबला भी बजाते थे। हाँ, शुरू में तबला ही बजाते थे, क्योंकि गुरुजी बताते थे कि उस समय घर में इतनी मुफलिसी थी कि प्रोग्राम मिल रहे हैं, दिन में खाया तो रात को खाने की स्थिति नहीं। 4 साल के थे और उनके पिताजी, उनके बड़े भाई 20-21 साल के थे। उस समय उनके पिताजी की नहीं रहे थे, वो हैदराबाद निज़ाम के यहाँ शाही गायक थे, और अचानक 45 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। तो पूरा परिवार सड़क पर आ गया था कि अब हो क्या। तो कलकत्ता गए, कलकत्ता रहते थे। उस समय बड़े भाइयों ने सोचा कि हम दोनों गाते हैं, तो जसराज को तबला सिखा दिया जाए, तो तबले वाले को जो 5 रुपये दिए जाते हैं वो घर में ही रह जाएंगे। तो इनको तबला सिखाया, तबला ये बजाते भी थे खूब मज़े से, उस समय इनको मज़ा भी आ रहा था। लेकिन फिर अचानक पंजाब में एक कार्यक्रम में गए, वहाँ इन्होंने कहा कि हाँ, बड़े भाई ने कहा कि जाओ साउंड चेक करके आ जाओ वहाँ। तो साउंड चेक करने गए, तो इन्होंने वहाँ पर सारा देखा, तो उन्होंने कहा कि और मैं कहाँ बैठूंगा। उन्होंने कहा उस गड्ढे में बैठोगे। बोले गड्ढे में क्यों, मैं तो भैया लोगों के साथ बैठता हूँ। बोले नहीं, तबले वाले दी जगह उत्थे ही है। तो इन्होंने उस दिन आके और झटका लगा। फिर एक बार ये गुरुजी के बड़े भाई और गुरुजी भी थे, और एक बड़े आर्टिस्ट, वो बताते हैं कि वो उस समय के बहुत बड़े कलाकार थे। ये सारे गुरुजी के बड़े भाई ने कोई राग गाया था, उन्होंने कहा कि आपने जो राग गाया उसमें ये सुर लगाया, ये सही नहीं था, इसलिए राग का स्वरूप बिगड़ता है। और इनके बड़े भैया ने बोला कि मैंने जो गाया वो बिल्कुल सही था। तब तक इन्होंने बीच में कुछ बोला कि नहीं, बिल्कुल सही था जो भाई साहब ने गाया। इन्होंने कहा जसराज तुम चुप रहो।
तुम मरे जानवर का चमड़ा पीटते हो, तुम्हें आइडिया नहीं है सुर और ताल का, ये लयदारी में तुम बीच में ना पड़ो। वो दिन इन्होंने तय कर लिया मुझे तबला नहीं बजाना है, लय भारी हो गया, मुझे गाना गाना है। तो फिर उन्होंने अपने बड़े भाई को बोला कि मुझे गाना सीखना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सिखाते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि मेरी तालीम शुरू हो गई। लाहौर में सरस्वती म्यूजिक कॉलेज था, वहाँ उन्होंने कहा जीवन का पहला साल लगाया मैंने, और बड़े भाई साहब ने शुरू किया सिखाना। लेकिन जल्दी कलाकार बनने की हसरत थी। बोले एक बार भाई साहब के पीछे गा रहा था, और भाई साहब जैसे गा रहे थे मैं उसको रिप्रोड्यूस कर रहा था मिरर इमेज की तरह। बोले एक तान इन्होंने लगाई, तो मैंने कहा मैं इससे लंबी तान लगाता हूँ। मैं तान पे चढ़ तो गया, उतरना नहीं आ रहा था कि चढ़ के आपको वहाँ से घूमना भी है। तो बड़े भैया को समझ में आ गया, उन्होंने फिर तुरंत लपक के और तान को पूरा किया। उसके बोले इतना हड़बड़ाता है कि मैं सिखाऊंगा ना तो ये भी सिखाऊंगा। लेकिन नरेंद्र चंचल भी वही करते थे। 8वें से शुरू करके चढ़ जाते हैं, लेकिन एक खासियत थी उनमें कि जब उनको उतरना नहीं आता था तो और ऊपर चढ़ जाते थे। जितने भी वो माता के गीत गाए हैं, कभी कभी आप सुनेंगे तो आपको लगता है कि कब आएगा, लेकिन वो सोचते हैं चल छोड़ चल अभी चल। ये बात तो वैसे संगीत जगत में रही है कि वाद्य यंत्र बजाने वालों को, इंस्ट्रूमेंट जो लोग प्ले करते हैं, वोकलिस्ट के मुकाबले कम इज्जत मिलती रही, वो आज भी है। बजाने वाले की इज्जत बाहर ही होती है, वो संगीत में नहीं होती। अब का ज़माना ये है कि चूंकि ये विदेशों में और सब जगह हो गया है। अच्छा, वोकल संगीत के लिए आपको लैंग्वेज समझनी पड़ती है, जो शब्द वो गा रहे हैं उसके साथ तालमेल बिठाना होता है। इंस्ट्रूमेंटल के साथ वैसा नहीं है। तो अब विश्वव्यापी हो गया भारतीय शास्त्रीय संगीत, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट के को भी पहचान काफ़ी ज़बरदस्त मिली है, और उस वजह से उनके एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा है। जो वोकल है वो वही लोग ज़्यादा सुनते समझते हैं जो प्रवासी भारतीय हैं, जो विदेशों में रहते हैं, या उनके संपर्क में आए हुए लोग जिनको ये समझ में आती है चीज़। ये तो समझ में आने पे कि एक बार समझ में आ गया तो फिर वो अदालत टाइप का मामला हो जाता है, लत लग जाती है। फिर आपको समझ में नहीं भी आता तो आपको अच्छा लगता है वो चीज़। मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ समथिंग डिवाइन टाइप की चीज़ है ये, तो वो चीज़ है। एक चीज़ और थोड़ा जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले हम जब बात कर रहे थे, फिल्मों के जो गीत हैं या पुराने गीत हैं, आप राग आधारित बंदिश गाते हुए एक लाइन इसकी गा रहे थे और एक लाइन फिल्म की, फिल्म के किसी गीत की। वैसा कोई एक उदाहरण बताइए ना, ताकि ये समझ में आए कि कैसे वो मिलता है एकदम फिल्म पर। फिल्मों के जो गीत हैं वो किस तरह से बिल्कुल आधारित हैं उस पर, क्योंकि हम सुनते हैं तो समझ नहीं आता। हाँ, इसके लिए बिल्कुल आसान है कि हम राग ललित में एक बंदिश गाते हैं, तो वो है जोगिया मोरे घर आए, जोगिया मोरे घर आए। और फिल्म में वही गाना है, एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, जोगिया मोरे घर आए, घर घर बजत बधाए, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, जोगिया मोरे घर आ। बहुत सुंदर। अरे एक हमें बताया किसी ने कि एक कहीं पर एक कार्यक्रम था और क्लासिकल का ही एक आगरा घराने के एक नौजवान गायक था, और वो मंच पर आया और उसने 3 घरानों का अंदाज मिला करके अपना गीत, उसने जो शुरुआत आलाप किया वो आगरा घराने के किया, जो बोल थे उस वो ग्वालियर शैली के अंदाज में गए, और फिर गीत जो गाया वो जयपुर घराने के अंदाज में गया। इस तरह का कोई आप मतलब इस तरह का कोई आपने देखा है प्रसंग ऐसा, या ये बहुत आम है इस तरह के फ्यूजन्स? फ्यूजन तो अमूमन क्या होता है कि जैसे पिछले दिन मैं मल्लिकार्जुन मंसूर साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनकी शुरुआती तालीम थी वो अलग घराने में हुई, और फिर बाद में वो जयपुर अतरौली घराने में आए। तो पहले वो हद्दू खां हस्सू खां के
उनसे उनकी तालीम हो रही थी। और फिर बाद में उन्होंने जयपुर अतरौली घराने की तालीम ली, तो वो दोनों चीज़ों को अलग करके बताते थे कि दोनों अलग कैसे हैं। या छन्नूलाल मिश्रा जी, उनकी तो महारत है, वो बताते हैं कि इस घराने में ऐसे गाते हैं, उसमें ऐसे गाते हैं, इसमें ऐसे गाते हैं। अच्छा। तो वो अलग अलग चीज़ों को बताते हैं। जैसे आलाप का स्टाइल है, अगर आप आगरा घराने की बात करें तो आगरा घराने वाले पूरा ध्रुपद को लेकर चलते हैं। तो उनका बिल्कुल फैयाज खान साहब को सुनिए और उनको सुनिए तो ध्रुपद की तरह नोम तोम का आलाप करते हैं, नोम तोम का, जैसा ध्रुपद में होता है। नोम तो नो 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 ता ता नो 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 ता ना ना। तो उनका ऐसे आलाप चलता है। हमारे यहाँ वो शुरू में ही बोलते हैं कि मुंह को बिल्कुल रसगुल्ले की तरह गोल करो और वहाँ से ओम अगर शुरू होता है तो वैसे शुरू करना है, ना मुंह ज़्यादा खोलना है ना कम खोलना है, एक बीच को लेके चलो। ओम श्री अनंत। तो इससे राग का पहले स्वरूप खड़ा करते हैं, कौन कौन से सुर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और फिर आपके दिमाग में वो बैठ जाता है। फिर आप बंदिश आगे लेके जाते हैं, फिर बंदिश धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो पहले नीचे के स्वर से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे बंदिश मतलब ऊंचाई की ओर बंदिश वो बढ़ती है। लाइन होती है जो कि हम जो गाते हैं। हाँ, जैसे वो जोग में एक बंदिश गाते हैं तो उसका यही है, मेरी गैल नहीं छोड़े, मेरी गैल नहीं छोड़े, हूँ जित जाऊं न जाने कैसे, आवत दौड़े दौड़े, मेरी गैल नहीं छोड़े। ये स्थाई है, अंतर है। नित को काम यही उनको, कंकर मार मटुकिया फोड़े, मेरी गैल नहीं छोड़े, मेरी गैल गम ग सनि स, मेरी गैल गम पनि सनि धनि ध बम प गम प गम ग सनि स, मेरी गैल मेरी गैल नहीं छोड़, गैल नहीं छोड़, गैल नहीं छोड़े। तो ये इसमें जो सरगम है वो अलग है, जो तान है वो अलग है। तो इसी में जितनी तैयारी होती है, लोग फिर उसमें अलग अलग तैयारियां अपनी दिखाते हैं कि हमारा ये तैयारी है, तो उससे राग का स्वरूप बढ़िया होता है और धीरे धीरे वो ऊपर के स्वरों पे जाता है और वहां जाके क्लाइमैक्स पे जाके वो खत्म। एक चीज़ और है, जैसे टेक्नोलॉजी जब आई, जैसे आज से कई साल पहले जो लोग गाते रहे होंगे उस समय माइक का अभ्यास उनका नहीं रहा होगा और उनकी तैयारी इस बात के लिए वो करते रहे होंगे कि अगर मुझे एक बड़े समारोह में प्रस्तुति देनी है तो मेरी आवाज़ में वो ज़ोरदार, वो बुलंद वो आए, मैं कि ऊंचे नोट पे जाऊं तो दूर तक जाए, और उसकी तैयारी होती होगी। जब माइक आया तो उसके बाद चीज़ें कुछ शायद आसान हो गई कि अब आपको ज़ोर से बोलने की तैयारी नहीं करनी है, आप अपनी आवाज़ को मंद रखते नहीं। हाँ, गाने में तो अगर आपको पंचम पे जाना है तो उतने ऊपर तो जाना पड़ेगा। तो उसमें फिर ये हुआ कि हमने गुरुजी को कई स्टाइल में, मतलब शुरू से और अब तक कई स्टाइल में माइक का अपना उनके सेटिंग करते हुए देखा है। पहले वो 2 माइक रखते हैं तो 2 माइक को अलग अलग, क्योंकि अगर नज़दीक से करना तो इधर और तो उसमें ये देखना टेक्नोलॉजी आने के बाद कि हम माइक का इस्तेमाल सबसे बढ़िया कैसे कर सकते हैं। तो जो अगर नीचे के सुरों में है तो यूं करना है, और जब ऊंचे सुर में ताने करनी है तो यूं करना है। तो उससे आप नज़दीक और दूर जाके माइक से कैसे अपनी आवाज़ को कर सकते हैं, क्योंकि सुर तो वहीं रहेंगे, सुर को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर हमें तार के सप्तक में जाना है तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, गला दबा के हम नहीं गा सकते, क्योंकि ये अवगुण माना जाता है कि आप गला दबा के गाएं या फिर मुख मुद्रा बहुत ही ऐसा विकृत करके गाएं, उसको अच्छा नहीं मानते।
अच्छा, जैसे कुछ ये इस तरह की मिसाल दें एक बार सिर्फ प्रयोग के तौर पे कि मतलब ये ताऊ आपके लिए भी है कि फिल्मों में जैसे विलन की पिटाई हो रही है, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि विलेन की पिटाई के समय जो बहुत लॉन्ग ड्यू थी, सब लोग चाह रहे थे कि इसकी पिटाई होनी चाहिए और हीरो उसको मार रहा है फाइनली, बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चल रहा है ना, उसमें दिनक दिन दिन धा वो जो है वो उसके साथ एकदम आप महसूस होता है। मतलब आप जैसे मुझे आता नहीं है, पर अगर आप बता सकें कि दिन दिन धा दिनक दिन धा इस तरीके से तबला बज रहा है और विलन पिट रहा है, इस तरीके के फिल्मों के कुछ प्रयोग आपको याद हैं बढ़िया, जो मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ हुए हों? या हाँ, उसमें एक बहुत या बड़े काल्पनिक भी हो सकते हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हमने एक फिल्म में प्रयोग किया था जिसमें हमने अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का इस्तेमाल किया था। तो बोले जो माँ थी जिसने माँ का रोल प्ले किया था, जब वो आती थी तो हम वायलिन का वो लेते थे, क्योंकि वो बूढ़ी है, करुणा है, वैसा। तो बोले हम लोगों ने ये सोचा था, बोले मैं दर्शकों के बीच में जाके वहाँ फिल्म के रिव्यू लेने के लिए गया था और मुझे मतलब मैं दंग रह गया जब वायलिन बजना शुरू हुआ तो एक आदमी ने कहा कि अब माँ आएगी। तो बोले जैसे ही वो माँ का अपीयरेंस नहीं है, म्यूजिक शुरू हुआ और उन्होंने कहा अब माँ आएगी, तो इन्होंने कहा कि हमारा प्रयोग सफल हो गया। जनता तक पहुंच गई बात कि म्यूजिक का क्या होता है। तो ये कई रामलीलाओं में भी हमने देखा कि जब रावण आता है तो उस समय तबले का ठेका बजता है या मृदंग का ठेका बजता है जी। तो उसमें धागे तिटे धा दे धागे तिटे धा धड़न धा दे तड़न धा, यही तो ये बजता है। तो उससे मतलब एक तो अपीयरेंस भी उसका वो होता है, और जब आप उसको विलन एकदम से आप अलर्ट हो जाते हो। हाँ, आप देख डंके की चोट पे नहीं तो मतलब हाँ, तबले की चोट पे आ रहे हैं। मैं तो मतलब इस तरह से भी सोच रहा था कि अगर नेता लोग राग में एक दूसरे से संवाद करें, हाँ, जैसे अभी जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज शुक्रवार है और विपक्षी एकता के लिए एक मीटिंग पटना में चल रही है, पर राहुल गांधी का संवाद अगर प्रधानमंत्री से हो तो वो कौन सा राग होगा मुझे नहीं पता, पर आप बताएं तमाम रागों में आज के वो जो भी होगा दरबारी तो नहीं होगा क्योंकि वो थोड़ा जो अगर हम ये माने कि जिसमें कोमल भावनाएं, जैसे मालकौंस है, इसको लाश से मानते हैं लोग, ये पार्वती जी के घुंघरू से निकला हुआ राग मानते। कौन सा? मालकौस। ये लाश से है। और जितने अधिकतर रागों को मर्दों की श्रेणी में माना गया है। पूरे परिवार भी हैं जो राग व्यवस्था है, भारतीय राग व्यवस्था, उसमें 5 राग हैं, उनकी 5-5 रागिनियां हैं और उनके 5-5 बच्चे भी हैं सबके। अरे हाँ, तो उसके बाद फिर ये परिवार की थ्योरी चली, फिर एक थाट की थ्योरी चली कि 10 राग हैं, उसके थाट हैं और उससे फिर बाकी सारे राग निकले हैं। तो अगर राहुल गांधी बात भी करेंगे तो उसमें मुझे तो लगता है कि वो राग में कम और उसमें संवादी स्वर कम और विवादी स्वर ज्यादा लगेंगे, तो राग के लिए द्वेष ज्यादा। हाँ। लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत वालों पर, और ताऊ इस पे आपकी भी टीका चाहिए, थोड़ा शुद्धतावाद का आरोप लगता रहा है और उसमें ये कहा गया कि उन्होंने फिल्मी संगीत वालों को बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा। ये जैसे संजय जी एक प्रयोग एक और हुआ, और वो बिल्कुल एक मत हो सकता है, एक प्रयोग और हुआ था, एक महिला कॉमेडियन है सुगंधा मिश्रा, वो गायकी सीखी हुई है क्लासिकल, तो वो मेरे ख्याल से कपिल मिश्रा का शो था जिसमें वो आती थी और अपनी गायकी का इस्तेमाल करते हुए कॉमेडी करती थी। कई बार वो लता मंगेशकर की आवाज़ नकल करती थी, कई बार और सिर्फ गायकी राग का इस्तेमाल करते हुए कॉमेडी करने की। तो कई लोगों ने इस पर ये भी कहा कि गायकी का इस्तेमाल या स्वरों के ज्ञान का इस्तेमाल कॉमेडी के लिए नहीं होना चाहिए। पहले आप ही बताइए, मतलब आप इस तरह। मुझे लगता है कि ये गंभीर चीज़ है और इसको गंभीरता में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर वो हो तो एक पुराना वो है कि भैंस पदमनी को गहना पहना दिया और जाके लौट गई गारे में और सुमिरत कर ले। तो एक वो नाथपंथियों का एक भजन है जिसमें वो गाते हैं कि जो जन्म मिला है उस जन्म को आप अच्छे कामों में लगाइए। कि वो कहते हैं कि जो मनुष्य का जन्म है वो अच्छा है, आपको अगर अच्छे गहने पहना के भेजा है तो आप उस भैंस की तरह मत हो जाओ जो गारे में जाके लौट जाए। तो मुझे लगता है कि जो क्लासिकल म्यूजिक है ये क्लास से मास तक तो आ गया है,
लेकिन उसकी एक गरिमा होनी चाहिए, नहीं तो फिर अगर हम उसको कॉमेडी में डाल देंगे ना तो वो आदि पुरुष बन जाएगा। आदि पुरुष में भी एक अच्छी कहानी को आपने उसका तिया पांचा कर दिया है। तो मेरा मानना ये है कि उसकी शुद्धता को लेकर जो कट्टर वो है वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा लीनियंसी बरतनी चाहिए, लेकिन तभी तक जब तक वो मर्यादा क्रॉस ना करे। जो राग है जिसका कॉन्सेप्ट है और वो साइंटिफिक है, आपके समय तक के लिए राग हैं, ऋतुओं के लिए राग हैं, हर प्रहर में राग बदल रहे हैं, तो वो उन लोगों ने मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा सर्च करके ये सारा कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया। क्योंकि हमारे ऋषियों ने जिन्होंने हज़ारों तरह की जड़ी बूटियों का रिसर्च किया, कौन से पत्ते किस चीज़ में काम आते हैं, किसकी छाल किस में काम आती है, कौन सी धातु से कैसे हम भस्म बना सकते हैं, उन लोगों ने ये तक तय कर दिया कि कौन सा राग है, दिन के किस प्रहर में या रात के किस प्रहर में उसको गाना बजाना बरतना उचित है, और वो ज़्यादा मैक्सिमम सबसे बढ़िया फल दे सकता है या बढ़िया आपको आनंद दे सकता है, उसका जो असर है, तासीर है, वो उसमें सबसे बढ़िया रहती है। तो अब उन्होंने ये बता दिया कि दही दिन में खाओगे तो ऐसा होगा, दोपहर को खाओगे तो ऐसा होगा। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को वो एक तरह का साइंस है, उसमें और रिसर्च करने की ज़रूरत है, बजाय कि उस रिसर्च को अब तक की हुई रिसर्च को बर्बाद कर देने से। हम गरिमापूर्ण तरीके से, जैसे अभी हम लोग बंदिश बैंडेज से टीवी सीरीज आई थी, उसमें काफ़ी क्लासिकल पर आधारित बंदिशें हैं, गीत हैं, और वो एक गरिमापूर्ण प्रयोग लगता है क्लासिकल। तो देखा है, उसके गाने सुने आपने कुछ? हाँ, उसके गाने भी बढ़िया हैं, और बीच में कई एक मूवी आई इंद्र सभा, उसमें 16-17 गाने थे। इसके अलावा जो पुराने मिडिएवल एज की जो फिल्में आई हैं 60s में 70s में, उनके गाने आज भी अमर हैं। एक चीज़ तो मुझे लगता है कि राग पे आधारित चीज़ें हैं वो ज़्यादा सस्टेनेबल हैं, बजाय कि अभी के चीज़ों के जो आती हैं और तुरंत बहुत असर दिखाती हैं और धूमकेतु की तरह गायब हो जाती हैं। जैसे कॉम्पोजिशन जिसको कहते हैं हम, अब इतने सीमित राग हैं संख्या में, कॉम्पोजिशंस लाखों हैं, थोड़ा इसका तरीका बताइए। जैसे क्या होता है कि इस राग का एक कॉम्पोजिशन का मीनिंग क्या है कि मैंने इस राग का ये हिस्सा लिया और उसमें फिर एक दूसरा राग मिलाया और फिर मैं तीसरे राग के द्रुत में ले गया, यही ऐसे ही बनती है? नहीं, एक राग पे आधारित आप गाने को रख सकते हैं, बनता है। तो फिर जैसे एक ही राग है तो उस राग पर आधारित कॉम्पोजिशन में स्वरों का ऊंचे नीचे से डिफरेंट कॉम्पोजिशंस होती हैं? नहीं, आप अलग अलग ढंग से, आप कहाँ से उठा रहे हैं गाने को, अच्छा, कहाँ से नीचे से उठा रहे हैं, या एक पुरानी बंदिश है उसी के आधार पे आप फिल्म का गाना तैयार कर रहे हैं। पुराने जमाने में तो यही था। जैसे आप मतलब अगर कि पुरानी बंदिश है, केत के गुलाब जूही चंपक बन फूले, केत के गुलाब जूही, कौन सा राग है? तो ये बसंत बहार है, ठीक है। तो उसमें एक बंदिश है, तो इन्होंने बताया कि ये बंदिश हमारे यहाँ भीमसेन जोशी जी ने गाया इसको, तो उन्होंने बताया कि हमने ये बंदिश हमारे यहाँ चलती है, आप चाहो तो इसको मॉडिफाई करके और इसको फिल्म में ले सकते हैं। तो उनको म्यूज़िक डायरेक्टर को और फिल्मकार को दोनों को जम गया, तो उसमें थोड़ा सा पुरानी बंदिश में फेरबदल करके और उन्होंने सेम बंदिश फिल्म बसंत बहार में इस्तेमाल किया। जैसे एक बात बताइए फिर मुझे, मैं यमन पे आऊँगा, चूँकि मैं वो कि हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए और चंदन सा बदन, इसमें क्या सिमिलैरिटी है? दोनों एक ही राग पे आधारित हैं, एक ही राग पे, दोनों प्योर हैं एकदम, उसमें कोई झोल झपट दोनों नहीं को आप कहाँ से गाने को उठा रहे हैं और आपने उन्हीं स्वरों का, उन्हीं स्वर समूहों का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि अलग अलग पकड़ होती है हर राग की। तो जैसे नीरे गे नीरे सा, नीरे ग म प म ग रे सा, अब आपने नीरे ग रे नीरे ग, यहाँ से भी कर चंदन सावदन, आप यहाँ से भी कर सकते हैं नी नी द प द म प ग म, आप ऊपर से नीचे की ओर भी लेके आ सकते हैं उसको। तो ये है कि कंपोजिशन में आपने कौन सी जगह से आपने अपनी यात्रा शुरू की है, ये ज़रूरी है कि अगर आपने ऊपर के सुर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो अलग कंपोजिशन होगा,
अगर हम यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं तो ये अलग डिफरेंट उसका एस्पेक्ट होगा, यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो उसका डिफरेंट एस्पेक्ट होगा। तो उसके अलग अलग पकड़ को आपने कौन सा राग का कौन सा स्वरूप वो आपके सामने सबसे पहले आया है और आपने वहाँ से बंदिश को कंपोज किया है। तो अलग अलग कंपोजिटर होंगे, उनका अलग अलग कंपोज किया हुआ होगा, एक ही राग होगा, लेकिन आपको लगेगा कि आत्मा तो एक है लेकिन इसका शरीर अलग अलग। वही जितने गाने सुनता हूँ उसमें ये मैं यमन कैसे पता करता हूँ वो है कि वो मुझे लगता है कि यार ये आत्मा एक है इनकी। ये सारे गानों की अलग अलग स्पीड में चल रहे हैं, अलग अलग उनके लेंथ है सेंटेंसेस की, पर है एक जैसा ही। कोई यमन पे आप कुछ पूछ भी रहे थे? मैं यही पूछ रहा था कि यमन में और मारू बिहाग में बहुत सिमिलरिटी है। अगर आप नीरे गरे से उठाएंगे उसमें नीरे ग के ज़्यादा वो दिखाएंगे और तीव्र म के साथ, तो वो अपने आप में क्लियर है कि वो यमन है। और सारे ग से शुरू करेंगे तो वो मारू बिहाग है। अच्छा, तीव्र, मंद और एक नहीं, उसमें जो 7 सुर हैं जिसमें से सा और प ये ध्रुव स्वर हैं, इनका कोई वेरिएशन नहीं है। रे है और ग है, ये दोनों, और ध और नी, ये 4 सुर हैं जिनके कोमल स्वर भी हैं। अच्छा, सारे ये कोमल है। तो ये कोमल और वो हैं। सिर्फ मध्यम है जो अपने सुर से एक सुर एक थोड़ा सा आगे है तो वो तीव्र है। अच्छा, तो इस तरह से 12 सुर कैसे, एक बार बताइए। तो वो थोड़ा सा ऊपर है, बाकी सारे हैं शुद्ध से थोड़ा सा नीचे हैं, इसलिए वो कोमल है। सिर्फ मध्यम है जो नीरे ग रे नीरे सा नीरे गा मा पा। अब ऐसे में सारे गा मा पा, तो वो तीव्र है। तो जैसे ही तीव्र मध्यम आएगा नीरे ग के साथ तो लोग समझ जाएंगे ये यमन है। तो उसकी हर राग की एक पकड़ होती है, वो पकड़ उसमें ज़रूर इस्तेमाल करते हैं और गाते समय भी बार बार उसको हम दिखाते हैं ताकि सुनने वाले को ये ना लगे कि कोई दूसरा राग है। और उससे हम मतलब अगर गाय को बांध दीजिए रस्सी से तो वो रस्सी उस दायरे से बाहर नहीं जाती है। तो वो जो पकड़ है ना, नीरे ग रे नीरे सा नीरे गा मा पा मा ग रे सा, तो ये उसका अलग है। एक वो जो एलिमेंट है वो रहेगा ही, मतलब जो वो एलिमेंट रहेगा। अब जैसे बंदिश है तो उसमें एक स्वर मालिका होती है, तो हमारे घराने का वो सिग्नेचर ट्यून की तरह ही है। वो गगन नज़ीर खान साहब ने वो बनाई और उसके बाद अब तक सारे लोग गाते हैं। सारे साने द ग रे सारे साने द ग रे ग प म ग रे सा नी नी दा दा प प म म रे ग म प द प म ग म नि द प म ग रे ग सारे साने द ग रे। ठीक है, तो अब अगले विषय पे जाना है, लेकिन मुझे उससे पहले संजय जी आपसे और फिर ताऊ से भी कि जो बिगिनर्स हैं मेरे जैसे, जो थोड़ा बहुत क्लासिकल सुनते हैं और कुछ एंजॉय करते हैं पर अच्छे से सुनना चाहते हैं, कुछ नाम आप बता दीजिए। जैसे मैं किशोरी अमोनकर और कुमार गंधर्व को सुनता हूँ, ज़्यादा इन्हीं को मैंने सुना है। आप 2-4 नाम बता दीजिए जिनको हम सर्च करके 3 तालिये लोग जो सुन रहे हैं वो भी सुन सकें। मैं तो आपके जो सबसे पसंदीदा हैं। हाँ, उसमें पंडित जसराज जी हमारे गुरु जी, चूँकि उसमें आपको सुनने के लिए और समझने के लिए मुश्किल नहीं आएगी। बंदिश क्या गा रहे हैं बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है। और कई बार गुरु जी गाते समय कोई शिष्य ने अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच गा दिया तो स्टेज पे ही टोक देते थे। अच्छा। जैसे उनके बहुत फेमस भीम पलासी का भजन है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गोविंदम गोकुलानंदम, तो उसमें वो गोविंदम गोकुलानंदम, अगर किसी ने गोविंदम में गोविंद को अलग कर दिया और दम को अलग कर दिया तो एक आध बार ऐसा हुआ, गुरुजी ने कहा कि गाने का इसका बंदिश का दम मत निकालो, गोविंदम को एक साथ गाओ। तो गोविंदम अगर किसी ने गोविंदम कर दिया, दम पे जोर दे दिया, तो ऐसे ही बंदिश बनाने की बात होती है। तो मुझे अभी याद आया कि गुरुजी बताते थे कि हमारे साथ एक तबला बजाते थे कलकत्ता में, उज्जवल घोष जी।
तो उन्होंने कहा कि हम उनको छेड़ा करते थे, तो हमने एक बंदिश बनाई, और वो बंदिश कलात्मक भी थी और चुटीली भी थी। कलात्मक ये थी कि जहाँ पर जैसे 16 मात्रा की ताल है, तो उसमें जो पहली मात्रा से 1 2 3 4 5 6 7 8 16 तक जाते हैं या 10 तक जाते हैं, फिर वापस जब 1 पे आते हैं तो उसको सम बोलते हैं, है ना। वहाँ से फिर अगला चक्र शुरू होता है। तो इन्होंने एक बंदिश उनको छेड़ने के लिए बनाई थी। ओ जलदा को कौन समझाए, खाली भरी कछु समझ न पाए, ओ जलदा को कौन समझाए। तो जहाँ खाली बोलते हैं वहां पर ताल का खाली आता है, बहुत बढ़िया। और जहाँ पर सम बोलते हैं वहां पर सम आता है। ताऊ बहुत ही अच्छा था ये। आप बता दीजिए 2-4 रेकमेंड, कौन आप क्लासिकल में से कुछ नाम? मैं सीजन पे चलता है। मैं पंडित अजय पोहनकर, बिल्कुल, किराना घराना है उनका, और वो उनके बेटे भी अभी नए जमाने के म्यूजिशियन, अभिजीत पोहनकर क्लासिकल और मॉडर्न को फ्यूजन करने वाले हैं। उनको सुनता हूँ। कुमार वो गंधर्व को बाबा ने मैंने वैसे सुना हुआ था, आएगा है, पर उतना टाइम तो मिलता नहीं है, पर बाबा ने पुश कर दिया। क्योंकि मेरी जो क्लासिकल की मतलब क्लासिकल म्यूजिक से जो प्रेम है ना, वो एक्चुअली नुसरत साहब की जिम्मेदारी है। क्योंकि वो क्लासिकल म्यूजिक मतलब कभी कभी तो धुर क्लासिकल गाते थे, और कव्वाली में क्लासिकल को उन्होंने बहुत उसका उपयोग किया, सदुपयोग किया, और लोगों को संगीत के नज़दीक लाया। तो वही सुनता हूँ मैं। सुबह सुबह जो है मैं MS सुब्बलक्ष्मी भी सुनता। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो वाह, वो सुबह ही अच्छा लगता है, बाय द वे। हाँ ये तो है। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस हो गए, हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर बिजार खबरें शुरू करेंगे कचहरियों के किस्से से। 3 ताल सुन रहे हैं आप ताऊ संजय जी और सरदार जी के साथ। अपने नाम के आगे भी जी लगा लिया मैंने। चटर्जी बनर्जी। देखो, सरदार जी नहीं कह सकते, सरदार जी ही कुछ और होता है। मैं एक दिन मेट्रो में गया और वो देखा होगा उसने मुझे, पहले भी ललन टॉप में मैं था और वीडियो भी करता था। अभी तो वीडियो कम करता हूँ, 3 ताल में जो भी देखते होंगे। तो मेट्रो में बहुत दिनों के बाद गया, तो आया मेरे पास एक लड़का, कहते कि आप वो सरदार जी हो ना जो पहले ललन टॉप में थे और अब 3 ताल में हो। क्या बात है। मैंने कहा मैं हूँ वहीं पर जी नहीं हूँ। जो बिजार खबर है वो कचहरी से आई है संजय जी, और वो एक मेंटेनेंस का केस था जयपुर का, गुलाबी शहर जयपुर में। दशरथ कुमावत और सीमा कुमावत, इन दोनों के तलाक का केस फैमिली कोर्ट में चल रहा था। तो अदालत ने दशरथ को ये आदेश दिया था कि वो अपनी पत्नी को हर महीने 5,000 रुपये का गुजारा भत्ता देंगे, लेकिन दशरथ ने 11 महीने तक वो दिया ही नहीं। तो सीमा कोर्ट पहुंची और फिर अदालत ने वसूली वारंट जारी कर दिया। तो 55,000 रुपये दशरथ जी को चुकाने थे। उन्होंने थोड़ी होशियारी दिखाई, तो वो जयपुर फैमिली कोर्ट में 7 बड़े बोरे लेकर के पहुंचे। तो अदालत में ये हैरान कि ये क्या है इसमें, तो बोले कि साहब इसमें 1-1 रुपये और 2-2 रुपये के सिक्के हैं, और इनकी कीमत 55,000 है। तो जज साहब भी एक पल को थोड़ा सकपका गए कि ये क्या हुआ, लीगल टेंडर है, सिक्का तो लौटा तो नहीं सकते हैं। लेकिन फिर वो भी मतलब 1.5 शाने थे जज साहब, उन्होंने कहा कि इसने शरारतपूर्ण काम किया है। तो उन्होंने दशरथ को ही ये आदेश दिया कि ऐसा करो, इसके 1-1 हज़ार के 55 पैकेट बनाओ, थैलियाँ बनाओ इसकी, ताकि सीमा को कोई दिक्कत ना आए। इसमें जज साहब को सलाम है, मतलब उनकी रचनात्मकता। मैंने भी ये आदेश पढ़ा था, तो उसमें इसने ये भी कहा कि ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि कितने डिनोमिनेशन के नोट होंगे या क्या होगा। 55,000 कहे हैं, ये 55,000 हैं। तो कोर्ट ने कहा कि फलाने दिन तुम आओगे, तुम बताओ किस दिन आओगे, एक दिन आओ, 1,000 की 55 थैलियाँ बनाओ, और ये शाण पत्ती से काम नहीं चलेगा। और फिर उसको आना पड़ा, क्योंकि उसने बोला कि भाई मैं तो कामकाजी आदमी हूँ, मैं तो ठेला वेला चलाता हूँ, और ऐसा है तो मेरे पास तो इतना है नहीं कि मैं, आपने वारंट भी जारी कर दिया और अब ये पैसे मैं ला के दे चुका हूँ, अब आप कर लें। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही हुआ था। एक वकील साहब जो PIL दाखिल करते हैं, कोर्ट ने उन पर 200 रुपये का जुर्माना कर दिया, अच्छा, प्रतीकात्मक। तो उन्होंने 800 वकीलों से चवन्नी लेके, और वो 800 चवन्नियाँ लेकर रजिस्ट्री में पहुंच गए कि लो साहब गिन लो, ये आपके 200 रुपये जुर्माना कोर्ट ने लगाया था, ये ऑर्डर की कॉपी लो और ये देख लो।
तो शरारत करने वाले कर जाते हैं। लेकिन कब ऐसे जजेस अगर हो जाएं, जैसे हमने जजेस को जिन रूप में देखा है ना, हमने नेचुरली लंबे समय तक उनको फनी रूप में नहीं देखा है, मतलब उनको बहुत एक किताब के कानून से बंधे हुए हैं। वो सौरभ शुक्ला जो दिखाई दिए थे जॉली एलएलबी में, वो एक्चुअली होते नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा हमने देखा नहीं है कभी। अब जब से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है तब से ताऊ कुछ फनी जजेस सामने आने लगे हैं। फिर लगा उसके पहले मैं बता दूं, अपने ऑफिस की एक घटना बताता हूं पहले, कि हमारे यहाँ कुछ लोगों के सीट चेंज हुए। तो यहाँ से हमने जो है कुछ लोगों को कमरे में डाल दिया, जिनको कमरे में नहीं रहना था उनको बाहर कर दिया, जो लोग एकदम अंधेरे में थे उनको पूरी सनलाइट दे दी, और वो उसके बाद कोई खुश नहीं है। क्यों? नोबडी लाइक्स चेंज। सीमा को पसंद नहीं है, जज साहब को पसंद नहीं है, स्टेटस को, क्योंकि चेंज किसी को नहीं चाहिए, सबको 2000 के नोट चाहिए जो वैलिड नहीं है। एक तो वो, दूसरा मैं ये कहूँगा कि मैं जिस दुकान में जाता हूँ 10 रुपये का भी मतलब 20 रुपये का नोट दो तो वो उधर से बोलता है नहीं है चेंज। ठीक है, और पूरे देश में ये हाल है, सर कुछ चेंज नहीं है, अगर चेंज दे देते तो अच्छा रहता। ब्रिंग एग्जैक्ट चेंज, कहाँ से रहेगा ये? क्या नाम है इसका? दशरथ। हाँ, दशरथ सारा इसने रखा हुआ है। 55,000 लोगों के चेंज तो इसने रखे हुए हैं कम से कम, इसलिए एक्सचेंज नहीं हो रहा है। बाय द वे 55,000 रुपये का जो सिक्का होता है ना, उसको किलो के हिसाब से भेजोगे, लोहा किस रेट में चल रहा है आजकल? 12-14 तो होगा। हाँ, मतलब क्या है वो। हाँ, अब आगे बढ़ो। अब ये कि चल मैं उस पे आऊँ लाइव स्ट्रीमिंग वाले पे, लेकिन पहले ये कि तलाक वाली जो बात है, मुश्ताक अहमद यूसुफी ये कहते हैं कि शादी वो अमल है जिसमें एक औरत और मर्द इस तरह रहते हैं कि एक दूसरे को रहने नहीं देते। तो ये मतलब है, ऐसा महसूस किया आपने, मतलब या अत्यंत निजी हो जाएगा? नहीं, शादी जो है वो पता नहीं क्यों है पूरी दुनिया में। भारत की सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद, जो शादी के चलते ही आई, और शादी ही है जो उसको जिंदा रखे हुए। लोग फालतू का समझते हैं कि किसी को शौक है इस तरह की घटिया व्यवस्था को जिंदा रखने का। शादी से व्यवस्था आई, कुछ नहीं था, और शादी की वजह से ही बरकरार है। शादी की वजह से बरकरार है। देश में इतनी सारी कुरीतियां शादी की वजह से बरकरार हैं कि अगर शादी नाम के इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दो तो अगले दिन जो सवेरा होगा ना, वो वैसा होगा जैसे सागरिका घोष को दिखता था आम आदमी पार्टी जीतने के बाद। एकदम बिल्कुल नया, ऐसे सब लोग मुस्कुरा रहे होंगे। ये जो लाइव स्ट्रीमिंग संजय जी जब से शुरू हुई है, आप तो कोर्ट आप कवर ही करते हैं, उसके हम लोगों ने तो घर से उसके वायरल वीडियोस देखे कुछ जजेस के, तो वो इससे क्या बदला है? मतलब इस पे आप लोग वहाँ कोर्ट कचहरी के बाहर चर्चा करते हैं कि लाइव स्ट्रीम हो गया, क्या जजेस कॉन्शियस भी रहते हैं थोड़ा, या कुछ जजेस क्या ओवर ट्राई करते हैं फनी होने के लिए कि उन्हें पता है कैमरा लगा है? अब तो सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़ता है कि हाई कोर्ट अपने हदों में रहे और संयत व्यवहार करे, अंड बंड कुछ भी जो मन में आता वो ना बोले। कोर्ट को भी ये जानना चाहिए कि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है और सारी दुनिया उन्हें देख रही है। तो कई बार ऐसे वीडियो भी आए हैं जिसमें जज साहब किसी ज़बरदस्ती के मामले में और डांटे जा रहे हैं, फटकारे जा रहे हैं, और डीएम को कह रहे हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, कैसे कपड़े पहन के आए। उसने बोला जी सही कपड़े पहन के आए। उसने ठीक ही पहना था, बस टाई नहीं लगाई थी उसने, बाकी ठीक था। तो उन्होंने कहा टाई लगाने, देखा था मैंने वीडियो। मौसम के हिसाब से हमारे को छूट रहती है, तो हमारा कोई ड्रेस कोड तो है नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में शुरू में जब ये ऑनलाइन हियरिंग शुरू हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जो पहली बार ऐसा हो रहा था। ना तो वकीलों को ज़्यादा आइडिया था, ना जजेस को था, एकदम से अचानक चीज़ें हुई। तो मिथिला में कहावत है कि हड़बड़ी के ब्याह में कनपट्टी में सिंदूर। तो एक बार तो ये हुआ कि एक वकील साहब, कोई घर से बाहर जा नहीं सकता, केस की हियरिंग है, तो ओखला इलाके में रहते थे, घर में सिग्नल आ नहीं रहा था, तो खिड़की में आधे लटके हुए अपना मोबाइल या लैपटॉप जो था उससे वो सिग्नल लेने की कोशिश कर रहे थे। तो तब तक शुरू में तो जब 10-15 मिनट वो लटके रहे, तब तक वो कंट्रोल रूम ने भी उनका केस का नंबर नहीं आया।
संजोग से उनके केस का नंबर आया, कंट्रोल रूम ने उनकी आवाज़ और वीडियो खोल दिया, सार्वजनिक कर दिया। तो जैसे ही वो कोर्ट में आए, उन्होंने बोला माय लॉर्ड, तब तक नीचे से एक कोई सब्जी वाला आवाज़ लगाता हुआ निकला ज़ोर ज़ोर से, आलू प्याज टमाटर धनिया ले लो। तो वो कुछ बोलने लग गए, उनकी आवाज़ दब गई, सब्जी वाले की आवाज़ में नक्कार खाने में तूती की आवाज़ हो गई। तो कोर्ट को बोलना पड़ा, मिस्टर काउंसिल, let him finish his argument first, then we will hear you. Kindly उसका पास होने दो। तो तीसरी आवाज़ के साथ वो धीरे धीरे आवाज़ दूर चली गई, तो वकील साहब फिर बोल पाए। एक मामला तो ऐसा था कि ऐसा ही लैपटॉप लगा के, और एक महिला वकील साहिबा जिन्होंने अपने पूरे चेहरे पे फेस पैक लगाया हुआ था, और वो सिर्फ ये देखने आए कि मेरे केस की हियरिंग कब आएगी। संजोग से उन्होंने नाइटी टाइप की कोई चीज़ पहन रखी थी, और वो जैसे ही वो देखने आई, उसी समय उनका केस आ गया और कंट्रोल रूम ने उनका वीडियो ऑन कर दिया। उनको लगा कि वो वहाँ बैठी होंगी, वो अचानक उनका चेहरा यहाँ पर वो खीरे लगे हुए और वहाँ ऐसा लगा हुआ, वो एकदम से प्रकट हुए, सब एकदम चौंक गए, ये क्या हुआ। फिर उन्होंने तुरंत वीडियो बंद कर दिया, अपना लैपटॉप बंद कर दिया। फिर बाद में जब वो आए तो बड़ी सकुचाई हुई सी आई, और उन्होंने बताया कि सॉरी माय लॉर्डशिप, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट। फिर बाद में वो हुआ। एक वकील साहब तो बिस्तर पे बनियान पहन के बैठे हुए, उन्हें लगा कि क्या वीडियो जा रहा होगा, पान वान खाए हुए वहाँ शुरू गए, माय लॉर्ड, मिस्टर काउंसिल व्हाट यू आर डूइंग। कोई तो अदालत की मर्यादा होनी चाहिए, आप क्या बनियान पहन के बेड पे बैठे हैं आप। उन्होंने कहा 10 मिनट का टाइम देते हैं, ठीक से हमने आप लोगों को इस मौसम और इस बीमारी की वजह से गाउन और कोट पहनने की छूट दी है, शर्ट और बैंड तो लगाओ। आप बनियान पहन के बैठे हो और नीचे हो सकता है बरमूडा पहन रखा हो। वकील साहब ने कानपुर से जुड़ गए थे अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर 10 मिनट का टाइम दिया, फिर वो शर्ट वर्ट पहन के आए, तब जाके कोर्ट को कई बार बताना पड़ा। कई बार वकील ये कहते थे, आई एम ऑडिबल माय लॉर्ड, कैन यू हियर मी माय लॉर्ड। तो माय लॉर्ड को कहना पड़ा, वी आर हेयर टू हियर यू, काइंडली स्टार्ट योर आर्ग्यूमेंट। जज साहब गॉट नो चिल। उनका पर वो पटना के कुछ जज वायरल होते हैं। एक अग्रवाल साहब हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश वो वायरल होते हैं, वो डांटते रहते हैं लोगों को। और शुरू में तो ये सही डांटते हैं वो, मजाक मतलब शुरू में तो ये हुआ था कि वकील साहब अपना लैपटॉप में अनम्यूट नहीं कर रहे हैं और बोले जा रहे हैं। अब इधर से बोलो भी तो उनको सुनाई नहीं पड़ रहा। तो चीफ जस्टिस उस समय थे अपने नागपुर वाले जस्टिस बोबडे। तो उन्होंने फिर बोला अपने कोर्ट स्टाफ को कि प्लेकार्ड्स बनाओ। फिर अगर वो नहीं सुन रहे तो प्लेकार्ड उठाते थे वो स्क्रीन पे कैमरे के आगे कि काइंडली अनम्यूट योर माइक। तब जाके वो वकील साहब सुन रहे हैं, काइंडली स्टॉप, काइंडली म्यूट योर सेल्फ। बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। एक कौन सी फिल्म है, मुझे मतलब इस संबंध में वो अच्छा नहीं है, लेकिन एक फिल्म है जिसमें एक हंगामा या हलचल ऐसी कोई फिल्म है जिसमें काउंटर पर एक व्यक्ति बैठा है मुंह में पान रखे हुए, और उसने इधर बहुत सारे प्लेकार्ड रखे हुए हैं। तो उसमें एक व्यक्ति आता है कि जल्दी से उसका नंबर दे, तो एक प्लेकार्ड उठा के दिखाता है जिसपे लिखा होता है चल साले। मैं एक देख रहा था, उसमें एक वकील साहब थे, वो आर्ग्यू वायरल शॉर्ट्स में था कि वो कह रहे थे कि वकील साहब की अपने उन्होंने आर्गूमेंट दिया कि इसने ऐसे मारा और ये हुआ, और माय लॉर्ड सम्मान से बात कर रहे थे, पर उनका तकिया कलाम था, समझ आई बात। तो उन्होंने बोल दिया जज साहब को कि ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, समझ आई बात माय लॉर्ड। तो माय लॉर्ड जज साहब कहते तो ये लिखवाना है समझ आई बात। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि गलती हो गई, तो उन्होंने माफ़ी मांगी। तो ये लेकिन मतलब अद्भुत है ये। एक पान वाला आपने देखा हो जिसमें वो पान या कुछ मुंह में उनके था, तो जज साहब ने नोटिस किया और कहा कि आप यू आर चूइंग पान इन कोर्ट। तो वो थोड़ा सा सकपका गए, बोले नो माय लॉर्ड। एक सीनियर एडवोकेट हैं, वो तो हुक्का ही पी रहे थे वहीं हियरिंग के दौरान। अच्छा। उन्होंने ऐसे फ्रेम आ रहा है, फ्रेम में नीचे मुँह किया, जब तक उनका नंबर आया तब तक धुआं बाहर निकलने को बेताब हो गया। उन्होंने वहीं पर धुआं छोड़ा और फिर अदालत में वकील तो बोले थे ना नो, उसको बोला कि पान खा रहे हैं, बोला नो इट्स गुटका वन, गुटका वन।
तो बहुत सारे ऐसे किस्से आए जब धीरे धीरे मतलब लोगों को आदत पड़नी शुरू हुई कि क्या करना है, प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करना है। लोगों ने तो सोचा अब अपना ही राज है, घर में बैठ के आराम से हियरिंग में हिस्सा लो। आपने वो वाला देखा है जो स्मैक एक पकड़ी गई, एक आदमी दलील कह रहा है कि साहब मैं बाइक पे बैठा था पीछे और जो चला रहा था उसके पास 20 ग्राम स्मैक थी, मेरे पास कुछ भी नहीं मिला और मुझे जेल में रखा हुआ है। तो बोले कितनी स्मैक थी? बोले 20 ग्राम। बोले बस, स्मैक तो सस्ती होती होगी 5-10 रुपए की। कितने? नहीं साहब होती तो महंगी, आसानी से मिल जाती होगी कहीं भी। तो इतना गुन्ना बन रहे हो कि इसको सब पता है कि ये 2 लाख रुपए की कीमत का माल है। तो वो भी बहुत बहुत बढ़िया है। एक किसी ने पोस्टमार्टम भी किया था कि गोली मारी, तो वकील साहब दलील दे रहे थे, उनके क्लाइंट पे मर्डर या जो भी चलाने का आरोप था, वो चाह रहे थे कि वो उसकी धारा कम हो जाए, 6-7 साल वाला हो जाए। तो वो दलील दे रहे थे कि यहाँ उसको मारा गया और एक ही निशान है। तो कहते हैं कि और कोई इंजरी का निशान नहीं उसके, चेहरा साफ सुथरा है। बोले फिर वो तब तक कागज़ पलटने लगते। बोले नहीं, थोड़ा बहुत इधर भी एक काला पड़ने का निशान है। तो वो कहते हैं कि फिर मैं डॉक्टर को, रुक जाओ अभी डॉक्टर को ही बुलाता हूँ, बताता हूँ। इस तरीके के जो वाकई आप जॉली एलएलबी वाला जो जिक्र कर रहे थे, इस तरह का रूप जजेस का पहली बार हमने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा। हाँ, चूंकि पहले भी चीजें होती थी, लेकिन पहले ये था कि चीजें बाहर नहीं आ पाती थी। सुप्रीम कोर्ट वगैरह में तो इस तरह का फन नहीं होता होगा ना? नहीं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में ट्रायल नहीं चलता ना। जहाँ ट्रायल चलता वहाँ ज्यादा तमाशे होते हैं, क्योंकि ट्रायल में तो कई तरह की बातें होती हैं। वकील साहब भी थोड़े से जज साहब से फैमिली थोड़े वैसे हो जाते हैं। अरे गुप्ता जी छोड़ो आप। हाँ, वैसा जो जॉली एलएलबी का जो मामला है ना, वो सच में मतलब सत्य घटनाओं जैसा ही है। लोअर कोर्ट में आप जाएंगे तो वहाँ तो ऐसा ही मिलेगा। मैं पहली बार मेरा कोर्ट से सामना लोअर कोर्ट से ही हुआ। तो मैं जनसत्ता में रिपोर्टर था उस समय, मुझे भेजा गया कि भाई ये कोर्ट में कभी गया नहीं, इसको ले जाओ। और आज कोई बड़े अपराधी का बेल वेल का मैटर था। तो मेरे साथ गौरव काला था, गौरव काला मुझे लेके गया और उसने बोला कि यहाँ खड़े हो जाते हैं, यहाँ से सुनाई पड़ेगा सब। तो वो कटघरा होता उसमें खड़े हो गए। वहाँ पर जज साहब की टेबल भी सामने है और वहीं पर सारा। थोड़ी देर में पूरी भीड़ आई और उस भीड़ में वो अपराधी भी था, उसको सामने वाले कटघरे में डाल दिया और आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए। मुझे लगा कि अब वो फिल्म टाइप का शुरू होगा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड और ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। वहाँ कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हाँ वो कहाँ है कागज़, कहाँ है इसके बेल के। तो उन्होंने बेल के कागज़ दे दिए। जज साहब ने वो देखा, बोले अच्छा ये कैसा है, कब गिरफ्तार किया, कैसे किया, क्या किया। वो अपना बातचीत होती रही, बेल ग्रांटेड। अब वो मेरा हाथ पकड़ के बोले कि अब चलो चलो हो गया। मैंने कहा कहाँ हो गया, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। बोला शुरू नहीं हो तो गया, बोल तो दिया उन्होंने कि बेल ग्रांटेड। मैंने कहा वो सब नहीं होगा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड और ये सब। मेरे काबिल दोस्त बोला साले वो सब फिल्मों में होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। मेरा काबिल दोस्त। हाँ। अच्छा, लेकिन ये उर्दू जो पहले कानूनी भाषा हमारे यहाँ रही है उर्दू, लेकिन वो इस्तेमाल में अब तो नहीं होगी उस तरह से। निचली अदालतों में तो अभी भी वकील अगर मुफस्सिल में जाए तो हुजूर हुजूर करके बात करते हैं। अच्छा। हाँ, और ऑर्डर वार्डर में भी बहुत सारी चीज़ें अब तो काफ़ी चेंज किया है। नहीं तो पहले वो फिल्मों में जो दिखाते थे ना, दफ़ा 302 ताजिरात हिंद, ऐसा था। वकीलों की ज़िरह और गवाहों के बयानात के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम को दफ़ा 302 ताजिरात हिंद सजाए मौत मुकर्रर करती है। और वो होता था ना, मुजरिम जो होता है उसका वल्द लिखा जाता था। हाँ, वो तो खैर अभी भी है FIR वगैरह में। अब लेकिन हो गया, अब पहले अब वादी, प्रतिवादी, पिता, ये सब शब्द शुरू जो इसमें तो हिंदी के बहुत सारे शब्द यूपी और हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो जैसा है। बाकी आप अलग अलग उसमें जाएं तो रीजनल लैंग्वेजेस में फैसले और सारे हो रहे हैं, आदेश होते हैं। और इसमें तो बहुत सख्त हिंदी है। ये यूपी, मध्य प्रदेश और इन सब में हम लोगों को ही समझ में नहीं आती कि वो विवेचना प्रचलित है। तो बाद में समझ में आया कि ये जांच अभी चल रही है, इंक्वायरी गोइंग ऑन, तो उसका मतलब ये है कि विवेचना प्रचलित है। अरे बाप। और वो तो अभी भी इस बात से चकित रहता हूँ जब बोलते हैं व्यवहार न्यायालय। मैंने कहा व्यवहार के लिए भी न्यायालय। हाँ, और उसमें हम लोग तो यही समझ मेंटेनेबल है या नहीं है। उसने पोषणीयता पर अदालत विचार करेगी। तो पोषणीयता बाद में पता चला कि मेंटेनेबल को ये पोषणीयता बोलते हैं। लेकिन ये भाषा तो बदलनी चाहिए। हाँ, तो आम जनता जो समझे वो ज्यादा। हमने वही किया ना, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए। फारसी से सीधा संस्कृत में हिंदी पे चले गए। बिल्कुल, हमने कसम खाई हुई है कि तुम जो बोलते हो वो हम नहीं बोलेंगे। एक्चुअली न्यायालय 3 तालियों वाली भाषा होनी चाहिए, करना भी वैसा ही चाहिए। हाँ, सरकार की एक वो विधि होती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करते जो सबको समझ में आए। तो 3 तालियों वाली भाषा होनी चाहिए जो सबको समझ में आ जाए। 3 तालियों की ही चिट्ठियों पे चलते हैं। उनकी भी भाषा पढ़ते हैं। और
पहली चिट्ठी आई है, एक सवाल है बल्कि, आर्यन डोभाल एक हमारे लिसनर हैं, उनका ये है कि जो एपिसोड इस 3 ताल के दूसरे सीज़न का 75वां होगा वो कायदे से सरदार और ताऊ का 200वां होगा, और जो इस सीज़न का 100वां होगा वो ताऊ और सरदार का 225वां होगा। कुल मिलाकर ये बता दें कि अगली पार्टी के लिए हमें 26 अक्टूबर 2024 को आना है या 19 अप्रैल 2025 को। आप किसी भी अप्रैल, किसी भी मई, मार्च, कभी भी आ जाओ भाई, हमेशा स्वागत है। हाँ। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। यस। अगली जो चिट्ठी है, और इन्होंने अपना नाम रखा है, हमारे यहाँ बहुत सारे 3 संजय जी पेन नेम से लिखते हैं। ओह वाह। हाँ, वो इसलिए कोई नाम छिपाने की वजह से नहीं, बस एक परंपरा चल पड़ी। तो उत्सुक रात नाम से, ये सुकरात और उत्सुक का मिश्रण है। अरे वाह, क्या बात है। उत्सुक रात। ताऊ सरदार और 3 ताल के तीसरे स्तंभ समेत सभी 3 तालियों को जय हो। पिछले एपिसोड में मेरे सवाल पर चर्चा करने का ढेर सारा शुक्रिया। बिना जजमेंटल हुए किसी सवाल को एड्रेस करना आज के समय में थोड़ा मुश्किल काम लगता है, लेकिन आपने ये बखूबी किया, इसलिए अब सवाल पूछने का हौसला और बढ़ गया है। अगले सवाल से पहले मैं एक बात बता दूं कि सरदार ने जब आमदनी शब्द को आमदनी बोला तब मुझे एहसास हुआ कि मैं आज तक उसका गलत उच्चारण कर रहा था। मैं उसे आमदनी बोलता था। सरदार के सही उच्चारण के बाद मेरा ध्यान गया कि हाँ, ये शब्द आमद से बना है तो आमदनी ही सही होगा। मेरे मन में एक सवाल है कि क्या हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का होना हमारे पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है? हमारे अंदर परोपकार, दया, सहायता, करुणा इत्यादि हमारे पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करते हैं क्या? क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन है कि जो संसाधन संपन्न समाज या देश हैं उनके पास ऐसे मानवीय मूल्य ज़्यादा हैं। आपको जानवरों के क्लिनिक वहाँ ज़्यादा मिलेंगे जहाँ लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं। जिनके पास अपने इलाज के लिए ही पैसे नहीं हैं वो बाकी पशुओं पर दया करना कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना या ज़रूरतमंद की कुछ सहायता करने का काम वही कर सकता है जो पहले से संसाधन संपन्न हो। जिनके पास कम हो वो तो संग्रह करने में ही यकीन करेगा। मैंने अपने मामले में ये नोटिस किया है कि जब पॉकेट मनी या सैलरी कम होती है तब 10-20 रुपए का भी हिसाब रखना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे सैलरी बढ़ जाती है तब दोस्तों के साथ 500,000 की गठबढ़ का भी फर्क नहीं पड़ता। क्या अधिकांश भारतीय समाज पश्चिम के देशों के मुकाबले इसलिए कम मानवीयता मूल्य वाला है क्योंकि हमारे पास जनसंख्या अधिक होने के कारण संसाधन कम है, या कुछ और बात है? आप सब इस पर एक छोटी चर्चा करें तो अच्छा लगेगा। पिछली बार की चिट्ठी लिखते वक्त कुछ नहीं सूझा तो जिज्ञासु आत्मा नाम रख दिया था, लेकिन अब ताऊ के पन सुन सुनकर इतना तो हो गया है कि अपने लिए एक पेन नेम तलाश लिया है। उत्सुक रात। जय हो। उत्सुक रात। जय जय हो। बहुत बढ़िया। इस पर चर्चा करनी चाहिए हमको अगली बार एक बार करते हैं। लंबा विषय है ये। हाँ, ये एक प्रश्न का उत्तर जैसा नहीं है। हाँ। पर इन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें एक सच है और एक दूसरा सच भी है। सच के हमेशा 2 पहलू होते हैं। दोनों पहलू इनके पत्र में आ रहा है, लेकिन इसको इतना समराइज करके हम आंसर हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं होगा, और आराम से करेंगे इस पे उत्सुक रात भाई। और एक चीज़ है कि इनका जो है इनके जो सवाल हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे जो एक उलझाने वाले, पिछली बार भी इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था। तो आप ये पूछते रहिए इस तरह की चिट्ठियाँ। हम 3 ताल जब हमने शुरू किया था, अगले 1-2 एपिसोड में ये सवाल भी हैं, सुझाव भी हैं और विषय भी हैं। हाँ। अगली चिट्ठी है हिरेन भुजानी की अहमदाबाद से। एक ईमानदार राय ऐसे करके उन्होंने लिखा है, इस बार का एपिसोड बहुत बढ़िया रहा, एकदम याद आ गई सीज़न 1 की और उसकी टक्कर का भी था। वैसे आसिफ जी बहुत अच्छे हैं, उनमें हास्य भी है, उनके पास किस्से भी हैं, लेकिन थोड़ा एनर्जी उनकी कम लग रही है और वो बहुत कुछ बोलने में झिझक भी रहे हैं, जो आज की तरह अपनी पृष्ठभूमि और परिवेश के कारण लाजमी है। जो उच्च वर्ग बहुमत बोल सकता है बेबाकी से, वैसे वो बोलने से कतराते हैं, चाहे कितने ही बड़े का समूह का समर्थन क्यों ना हो। एक बात और कि वो माइक से दूर रहकर बात करते हैं। वो वीडियो में देखा तो आवाज़ में वज़न भी नहीं आ रहा उतना। सब आवाज़ के धनी नहीं होते जैसे ताऊ और सरदार हैं, तो वो अगर नज़दीक रहकर बात करेंगे तो थोड़ा और प्रभावी रहेंगे। बाकी हम तो सुनेंगे ही, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अब लत लग चुकी है। वाह, घूम के आ गया अदालत का लत। हाँ, हिरन भाई तुम्हारो बहु आभार। ये आपने सच बोला। जब यहाँ मैंने उनको अनकंफर्टेबल तो नहीं पाया है, पर थोड़ा कॉन्शियस। वो थोड़ा कॉन्शियस और थोड़ा दूर, और नए में होता है बॉस। अपन भी जब कुछ भी नया करते हैं तो बहुत ज़्यादा संकोच रहता है। तो
ठीक है, आगे देखेंगे हम, जब उनका रिटर्न होगा तो शायद एक नई एनर्जी के साथ होंगे। बिल्कुल। अगली चिट्ठी है अब्दुल कलीम की। सीज़न 2 एपिसोड 4 बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। पूरी टीम को उनके प्रयासों के लिए 100% अंक। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, 3 ताल का कंपोनेंट बरकरार रहना चाहिए। ये एक्सपर्ट इंटरव्यू ना बन जाए आगे चलकर, क्योंकि एक्सपर्ट्स इंटरव्यू वाले बहुत पॉडकास्ट हैं, पर 3 ताल है, सबसे अलग, सबसे अनोखा। इसका ख्याल रखेंगे बिल्कुल। हाँ, हमने कोशिश की है, हालांकि मोह तो छूटता नहीं है। हाँ। अब जैसे मेवाती संजू या संजय जी हमारे साथ हैं, हाँ। तो हम शास्त्रीय संगीत के बारे में बात करने से तो नहीं, लेकिन ये इन सभी के चूक नहीं सकते थे। शम्स जी का से जो पिछला एपिसोड हुआ और संजय जी के साथ ये एपिसोड हुआ, ये परिचयात्मक एपिसोड हैं। ये एपिसोड 1 है, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी से भी 3 तालिये थोड़ा और वाकिफ़ हो सकें। ट्विटर स्पेस में उस तरह से नहीं हो पाता, तो इनको परिचयात्मक देखें। इसका ये मतलब नहीं है कि अगली बार संजय जी से बात होगी तो शास्त्रीय संगीत पर ही होगी। बिल्कुल सही, वो 3 ताल के कलेवर के भीतर ही होगी। इस बार और चिट्ठियाँ लिखिएगा। जुलाई महीने में, अब ये जून का आखिरी था, तो जुलाई महीने में हम महाकवि अल्ताफ राजा महागायक एक्चुअली, हाँ, कवि तो कोई और हैं, उनके साथ शुरुआत करेंगे, उनकी पंक्तियों के साथ। चिट्ठियाँ आपको भेजनी है, विषय आपको पता है कि संगीत पर, शास्त्रीय संगीत पर जो हमारी बात हुई, फिल्मी गीतों पर शास्त्रीय रागों के असर की भी, और जो संजय जी से आज आपने सुना है उस पर आप जो हमें प्रतिक्रियाएं, चिट्ठियां भेजना चाहें तो ज़रूर भेजें। radio@aajtak.com पर कचहरियों के किस्सों पर या कचहरियों के तजुर्बों पर, जज साहब से तजुर्बों पर, वकीलों से जुड़ी बातें भी अगर आप भेजना चाहते हैं तो वो भी भेजिए। ईमेल आईडी वही है radio@aajtak.com, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत दिनों से वॉइस नोट नहीं आया है, तो 9953332303 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेज सकते हैं। और कई लोग अभी भी जो 3 ताल सुनते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं है। अगर आपकी इच्छा है और आप बहुत आजिज़ नहीं होंगे, बहुत सारे मैसेजेस एक ग्रुप में आए, तो वो थोड़ा जी कड़ा करके आप अगर शामिल होना चाहते हैं तो आइए। इसी नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए कि मैं भी 3 तालिया, 9953332303, तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें डीएम कर सकते हैं। 3 ताल आप जिन भी प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, यूट्यूब पर वीडियो भी जाता है उसका, आज तक और आज तक रेडियो दोनों जगह, वहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है, कमेंट करने के ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर। कुछ जगहों पर शो को रिव्यू करने का ऑप्शन है। 5 स्टार हैं, तो आपको जितने स्टार ठीक लगते हो, 4 या 5 के बीच में आप दे सकते हैं। हाँ, बनते तो इतने ही है वैसे। 3 पे देने पे शायद वो होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, बैड लक होता है ना। हाँ, 7 साल का बैड लक है, तो दे दीजिए। और फिर अगली बार अदालतों के चक्कर और घरानों के राग पर जो चिट्ठियाँ आपकी आएंगी उनके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।